हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड के एक नया अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जब अजय बोल रहा था तो वहां एकदम शांति थी। यहां तक कि अगली कुछ टेबलों पर बैठे प्रतियोगियों को भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। अलीशा और अन्य लोगों ने अपने गुस्से को अपने दिल में ही दबा लिया और केवल यही कामना की कि उन्हें फूटने का मौका ही न मिले। अयान के चार साथी भयभीत हो गए। अजय के स्तर के व्यक्ति के सामने उन चारों में बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। जैक ने शराब का गिलास पकड़ लिया और अचानक जोर से हंसा। अजय, ये शब्द कहना तुम्हारा बहुत बेशर्मी भरा काम है। क्या आपको फिर से कोशिश करने की इच्छा है? कबीर, ऋतिक, नीरज, ऋतु और अन्य लोग अचानक खड़े हो गए। वे सभी तीव्र गति से उठ खड़े हुए। कैसा है? अलीशा, महेंद्र और अन्य लोग भी एक साथ खड़े हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने अडिग खड़े थे, मानो वे किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हों। केवल अजय और जैक अभी भी मेज पर बैठे थे। जैक वाइन ग्लास से खेल रहा था और बोला, मुझे आश्चर्य है कि अयान को धमकाने के लिए किसने मिलकर साजिश रची। अंत में तुम्हारी योजना विफल हो गई और तुम क्रोधित हो गए। हाँ, क्या आप दूसरों को धमकाकर उन्हें प्रतिरोध के लिए खड़ा नहीं कर सकते? अगर आपकी बेशर्मी न होती तो आप इतना सम्मान कैसे खो देते? घटनास्थल बारूद से भरा हुआ था। अजय ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैं अयान से बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या हो गया है, जैक? जैक ने अयान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अयान मेरा अच्छा भाई है। आप उसे निशाना बना रहे हैं, आप मुझे निशाना बना रहे हैं। उसके बगल में बैठे ऋतिक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यमुपुत्र वंश पिछले कुछ वर्षों से सेना के बहुत करीब रहा है। उनका स्वर सचमुच बहुत ऊंचा हो गया है। ये देखकर कि दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता जा रहा है, अयान खड़ा हुआ और अजय से बोला, अजय, तुमने अपनी बात कह दी है। तुमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था। क्या तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आए, अयान? यदि आप में क्षमता है तो इसका उपयोग करें। आप यहाँ एक महिला की तरह रह सकते हैं और एक पुरुष की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तुच्छ कमीना। अजय ने मेज पर थपकी दी और एक थप्पड़ मारकर खड़ा हो गया। उन्होंने अयान की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम में हिम्मत है। याद करो तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम्हें इसका अफसोस नहीं है? घुटनों के बल बैठो और मुझसे विनती करो कि मैं तुम्हें जाने दूं। अयान एक कदम आगे बढ़ा और अजय के चेहरे के करीब आकर बोला, चलो। अजय ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें परीक्षा कक्ष में देखूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। इतना कहकर लोगों का समूह चला गया। इस समूह के लोगों द्वारा हंगामा मचाने के बाद सभी की शराब पीने में रुचि खत्म हो गई। अयान ने ताली बजाते हुए कहा, सब लोग आराम करो। कल एक अच्छी रेस के लिए तैयार हो जाओ और उन बदमाशों को एक अच्छा अनुभव दो। सभी ने विदाई ली और आराम करने चले गए। अयान का दिल गुस्से से भर गया। ऑडिशन समाप्त होने के बाद से यही स्थिति थी। अब वह अपने गुस्से को दबा पाने में असमर्थ था। इस 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा का लाभ उठाकर वह अपनी सभी पुरानी और नई दुश्मनी एक साथ निपटाना चाहता था। दूसरी कक्षा के सभी विद्यार्थी उससे नफरत करने लगे तो क्या हुआ? अयान, भले ही पूरी सनमून अकादमी मुझसे नफरत करती हो, मैं सीधा खड़ा होकर तुम्हें दिखाऊंगा। आओ आप सब लोग, चलो भी। अगले दिन प्रतियोगी सुबह जल्दी एकत्र हुए और सूर्य चंद्र संप्रदाय से उड़ते हुए राक्षसी जानवरों पर सवार होकर अखाड़े में पहुंचे। सुबह सुबह ही मैदान घंट घड़ियालों और ढोलों से भर गया। वनराजी नगर के कुछ धनी लोगों ने 12 संप्रदायों को संयुक्त परीक्षा देने में मदद करने के लिए यहां सिंह नृत्य का आयोजन किया था। दर्शक भी अपनी सीटों पर बैठ गए। सभी प्रकार के अद्भुत प्रदर्शन देख तालियां लगातार बजती रहीं। जब प्रतियोगी आसमान से उड़कर आए तो भीड़ की तालियां अपने चरम पर पहुंच गईं। असंख्य लोगों ने जयकारे लगाए और प्रतियोगियों का मैदान में स्वागत किया। आभूषण और खिलौने बेचने वाले सभी फेरी वाले अखाड़ा छोड़कर चले गए और उन पर सूर्य चंद्र संप्रदाय का कब्जा हो गया। 10 विशाल चोटियां अभी भी हवा में तैर रही थीं, और अयान द्वारा पहुंचाई गई गंभीर क्षति के कारण 10वीं चोटी को पहले ही एक नई चोटी से बदल दिया गया था। देखो, यह अयान है। वाह, यह अजय है। देखो देखो, यह अलीशा है। हे भगवान, आज वह कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। दर्शक उत्सुकता से भरे हुए थे। हर किसी के अपने अपने प्रतियोगी थे। हालांकि कल अयान ने अपने गर्म खून से दर्शकों का उत्साह बढ़ाया, लेकिन दर्शक ऐसे ही होते हैं, वे कभी किसी व्यक्ति के प्रति वफादार नहीं होते, रवैया जल्दी बदल जाता है। क्योंकि कल के प्रदर्शन को देखते हुए अजय की ताकत निस्संदेह सबसे उज्ज्वल थी, और अयान ने जो दृश्य प्रस्तुत किया वह सबसे भव्य था। दर्शकों में हर किसी के अपने समर्थक थे। आश्चर्य की बात यह है कि अलीशा की अनुमोदन रेटिंग सबसे अधिक थी। शायद इस चौंकाने वाली समर्थन दर का संबंध उसकी महान सुंदरता से था। बड़े रविराम के प्रकट होने के बाद सभी ने जानबूझकर बोलना बंद कर दिया।
आज दूसरा चरण एलिमिनेशन राउंड था। आज ही के दिन सभी टीमों ने लॉटरी निकालकर अपने अपने क्षेत्र चुनने शुरू किए। शायद ये स्वर्ग की इच्छा थी, या शायद ये सौभाग्य था जिसने लोगों को खुश कर दिया। अयान की टीम 10वें प्रतियोगिता क्षेत्र में पहुंच गई थी, जो 10वीं चोटी भी थी। इस छोटे से प्रकरण ने दर्शकों के बीच गर्मागर्म चर्चा छेड़ दी। एक बार फिर 10वीं चोटी पर कदम रखते ही अयान की मनस्थिति शांत हो गई। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन टूर्नामेंट के मुख्य नियमों की घोषणा करना शुरू करते हैं। बुजुर्ग रविराम ने ऊंची आवाज में कहा, दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वे 5 चक्रों वाली प्रणाली अपनाएंगे। जो लोग 3 राउंड जीत लेंगे उन्हें आगे बढ़ने वाले के रूप में गिना जाएगा। अब उन्हें अगले 2 राउंड में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि दोनों पक्ष 2 राउंड में जीत हासिल नहीं करते हैं और हार जाते हैं, तो उन्हें 5वें राउंड में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक दौर में प्रत्येक टीम केवल एक सदस्य ही भेज सकती है। प्रतिभागियों के नाम टीमों द्वारा स्वयं चुने जाएंगे। सबसे अधिक वोट पाने वालों का चयन किया जाएगा। अब चलो विभाजन में लॉटरी निकालते हैं। 10वीं चोटी पर जहां अयान था, कुल 15 टीमें थीं। 5 टीमें एक ग्रुप थीं और अयान ने पहला ग्रुप चुना। खेल के नियमों के अनुसार अयान की टीम को शीर्ष 3 का चयन करने के लिए पहले ग्रुप की अन्य 4 टीमों के साथ मुकाबला करना था। इस समय 10 पर्वत शिखरों में से प्रत्येक की निगरानी एक न्यायाधीश द्वारा की जाती थी। 10वीं चोटी से रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, अब आइए पहली 2 टीमों को बाहर बुलाएं। ऐसा कहने के बाद अन्य टीमें पर्वत शिखर के किनारे पर वापस चली गईं। अयान की टीम जिस पहली टीम का सामना करने वाली थी उसका नेतृत्व हर्ष कर रहा था। इस व्यक्ति ने हमेशा अयान का ध्यान आकर्षित किया था। उन्हें पहले मैच में उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ठीक समय पर मैं इस अवसर का उपयोग उसकी जांच करने के लिए करूंगा, अयान ने मन ही मन सोचा। हर्ष मंच पर सबसे पहले नहीं चढ़े, बल्कि अपना सिर नीचे करके पंक्ति के किनारे खड़े हो गए। एक लंबा और मजबूत आदमी खुले स्थान पर चला आया। मैं पहले जाऊंगा, देव ने सबसे पहले युद्ध की मांग की। अयान एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसमें मना करने की हिम्मत नहीं थी। वह ये नहीं कह सकता था कि तुम बहुत कमजोर हो। अगर मैं पहले आऊं तो ये सबसे अच्छा होगा, है ना? इस समय दर्शक एकदम शांत थे। दर्शकों में से 1/3 से अधिक ने अपना ध्यान 10वीं चोटी पर केंद्रित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि 10वीं चोटी पर कल ही एक शानदार और तीव्र युद्ध हुआ था। 10वीं चोटी के लिए सभी का उत्साह अभी भी बहुत ऊंचा था। सभी प्रतियोगी एक तरफ हट गए और देव ने अपनी मुट्ठियां बंद करके दुश्मन टीम के मजबूत खिलाड़ी को प्रणाम किया। मैं श्वेत चंद्रमा संप्रदाय का देव हूं, लंबे और मजबूत आदमी ने कहा। ग्रीन मून सेक्ट रवि, कृपया। उन दोनों ने हाथ हिलाकर तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। अयान के दिल में बहुत पसीना आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, देव को दृढ़ रहना चाहिए और पहली जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। परिणामस्वरूप देव ने अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसने अचानक अपनी मुट्ठियां बांध लीं और कहा, मैं हार मान लेता हूं। वहां पर कोलाहल मच गया। अयान को मानो बिजली का झटका लगा हो, वह वहीं अचंभित रह गया। ओह! ग्रीन मून संप्रदाय के रवि के चेहरे पर भी अन्य लोगों जैसा ही भाव था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। रविकी ने कहा, हमने अभी तक लड़ाई नहीं की है, फिर आपने हार क्यों स्वीकार कर ली? देव ने सिर हिलाया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता हूं। इतना कहकर देव जल्दी से मैदान से बाहर चले गए। यहां तक कि उसके बगल में बैठा रेफरी भी उलझन में था, लेकिन वह केवल ये घोषणा कर सका, 10वें डिवीजन में पहले ग्रुप में रवि ने ये लड़ाई जीत ली है। देव, तुम क्या कर रहे हो? देव के नीचे आते ही अयान ने गुस्से से पूछा। हालांकि देव ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। टीम अयान, दूसरे प्रतियोगी को आमंत्रित किया गया है, रेफरी ने घोषणा की। मैं इसे करूंगा, अयान ने दांत पीस लिए और खुली जगह की ओर चलने लगा। लेकिन इस समय हरीश ने जल्दी से अयान की बांह पकड़ ली और कहा, मुझे इस लड़ाई में प्रतिस्पर्धा करने दो। नहीं, अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम पहले ही एक मैच हार चुके हैं। हम अब और नहीं खो सकते। चून की गतिरोध का कोई अंत नहीं है। आइए हम हाथ उठाएं और वोट करें। हरीश ने भी अपनी सामान्य स्थिति बदल ली। उन्होंने कल ठीक ही कहा था, लेकिन अब हाथ उठाकर जवाब देने की नौबत आ गई है। जो लोग मेरा समर्थन करते हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं। हरीश ने बोलते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके बाद देव, इकबाल और ऋतु ने भी अपना दाहिना हाथ उठाया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार मतदान का विजेता प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकता है। अयान की अविश्वसनीय निगाहों के सामने हरीश खाली जगह पर चला गया और रवि के सामने झुककर बोला, मैं हार मानता हूं। इतना कहकर हरीश पीछे हट गया। यह क्या बदतमीजी है? रवि ने जोर से गाली देते हुए कहा, क्या तुम खेल रहे हो पापा? तुम लोग कैसी चालें चल रहे हो? हे भगवान! दर्शक गण गालियों से भर गए। दर्शकों में से एक व्यक्ति अब और नहीं देख सका। वह खड़ा हुआ और डांटते हुए बोला, मैं तुम्हारे पूर्वजों को चोद दूंगा। अयान को क्या हुआ? क्या उसने आपके पूर्वजों की कब्र खोदी या वह आपकी बहू के साथ सोया?
उन्हें इस तरह निशाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। यदि आप ठीक से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हैं तो चले जाइए। तुम्हें यहाँ शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये बहुत अनियंत्रित था। यह अपनी तरह की पहली भव्य 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा थी। यदि आप किसी को निशाना बनाना चाहते हैं और गुप्त रूप से कुछ गलत करना चाहते हैं तो भी आपको इसे थोड़ा छुपाना चाहिए, है ना? लेकिन अब क्या वह पहले ही ऐसे खुले स्तर पर पहुंच चुका था? अयान पहले 12 संयुक्त परीक्षाओं में अग्रणी था, जिसके कारण संयुक्त परीक्षाओं का चौंकाने वाला घोटाला सामने आया। कल तक केवल सूर्य चंद्र संप्रदाय ही अयान को निशाना बना रहा था, लेकिन अब अन्य बाहरी संप्रदाय भी अयान को निशाना बना रहे हैं। अनगिनत दर्शकों की गालियों के बीच देव और अन्य लोग बिना कुछ बोले वहीं खड़े रहे। अयान बेवकूफ नहीं है, वह पहले ही व्यंग्य कर चुका है। बताओ, अजय ने तुम्हें क्या लाभ दिया? अयान, मुझे माफ कर दो, देव ने दांत पीसते हुए कहा। शुरू में तो मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन क्या यह इस लायक है? अयान ने पूछा। मत भूलो, हम एक ही टीम के हैं। अगर हम बाहर भी हो गए तो हम पांचों एक साथ बाहर हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो मुझे नुकसान पहुंचाओगे। क्या यह आपके लिए भी हानिकारक नहीं है? देव ने साहस जुटाया और कहा, मैं अच्छी रैंकिंग पाने के लाभों को जानता हूं, और मैं जानता हूं कि शीर्ष 10 में रहने के कितने बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन मैं इससे भी अधिक स्पष्ट हूं कि मैं उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हूं। शीर्ष 10 में आने वाले पुरस्कारों के बारे में कल्पना करने की बजाय हमारे सामने मौजूद लाभों को समझना बेहतर है। अजय ने कल रात हमसे 4 का वादा किया था। जब तक हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे, वे हमें बहुत लाभ देंगे। हाँ, अयान, मुझे माफ कर दो, श्वेत वस्त्रधारी संप्रदाय की ऋतु ई ने भी क्षमायाचना करते हुए कहा। मैं पहले से ही 27 वर्ष की हूँ। मैं सचमुच देरी नहीं कर सकता। मुझे सचमुच उस गोली की जरूरत है जिसका वादा अजय ने मुझसे किया था। लोग धन के लिए मरते हैं, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। मुझे आशा है कि आप हमें दोष नहीं देंगे। बोलते हुए ऋतु ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, अगली बार मैं मंच पर आऊंगी। सभी लोग कृपया वोट करें। उन्होंने अपने 4 हाथ ऊपर उठाए। ऋतु ने अयान की ओर क्षमा याचना करते हुए देखा, खाली जगह तक चली गई और रवि को प्रणाम किया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है, हार स्वीकार करते हुए। इतना कहकर वह पलटी और वापस चली गई। रेफरी ने मौके पर ही घोषणा की, अयान, 3 राउंड में 3 हार, पहली हार 1 हार याद रखो, अगली टीम के खिलाफ मुकाबले का इंतजार करो। हर्ष की टीम ने बिना कोई चाल चले जीत हासिल कर ली। अयान इतना क्रोधित हुआ कि उसने लगभग अपने दांत पीस लिए। अगले पड़ाव पर हर्ष की टीम और दूसरी टीम के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पर्वत शिखर के किनारे अयान और अन्य लोग चुपचाप खड़े थे। अयान ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर मैं वादा करता हूं तो मैं तुम्हें टीम प्रतियोगिता में जरूर ले जाऊंगा। देव ने कहा, तो क्या हुआ? अगर हम टीम प्रतियोगिता में भी सफल हो जाते हैं तो भी मैदान में 200 लोग बचे रहेंगे। आपकी ताकत बहुत मजबूत है। आप तो अच्छे रैंक पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हम चारों तो सिर्फ तोप का चारा हैं। हमें क्या लाभ मिल सकता है? अयान, देव ने अयान को गंभीरता से देखा। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप मूल क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर ही हैं। आप शीर्ष 10 में जगह नहीं बना सकते। तुम अपना सिर नीचे करके अजय के सामने अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार करती? शायद वह तुम्हें कुछ लाभ दे सके। ये कुछ न होने से तो बेहतर है। बकवास, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं। अयान ने गुस्से से कोसा। 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? तुम में तो लड़ने का भी साहस नहीं है। अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट कहने के लिए आपके पास कौन सा चेहरा है? अयान ने गुस्से से कहा, तो क्या हुआ अगर तुम जीत नहीं सके? क्या आप हार मान रहे हैं? क्या सचमुच तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है? देव ने आह भरते हुए कहा, जो भी तुम कहो। इस समय अयान अवाक था। उसने अपना सिर घुमाया और दूर से पहली चोटी को देखा। 10 चोटियां एक वृत्ताकार पैटर्न में व्यवस्थित थीं। पहला शिखर 9वीं और 8वीं चोटियों के समीप था और पहले शिखर के सामने था। इस समय पहली चोटी के किनारे पर अजय उसके कंधों को पकड़ रहा था और अयान पर व्यंग्य कर रहा था। उन्होंने अयान को अलविदा कहने का इशारा भी किया। इसके बाद अयान ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी आवाज में युआन क्यूई उड़ेल दी और अजय पर चिल्लाया, जो पहले शिखर पर था, अजय, अगर यह आदमी है तो मुझसे खुलकर लड़ो। ऐसी शर्मनाक चालें मत खेलो। अयान की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अयान वास्तव में ऐसे शब्द कहेगा। अजय ये कैसे स्वीकार कर सकता था? उन्होंने बस अपने कंधे उचकाए और कहा, यदि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो अपनी क्षमता के आधार पर मुझे ढूंढो। जहां तक आपने शर्मनाक तरीकों के बारे में कहा तो मुझे समझ नहीं आया। ऐसा दृश्य देखकर दर्शक पुनः हंगामा करने लगे। प्रत्येक दर्शक के अपने अपने विचार थे और उन्हें पता नहीं था कि वे क्या सोच रहे हैं। जहां तक सूर्य चंद्र संप्रदाय के उच्च अधिकारियों का प्रश्न है, क्या वे इस स्थिति को जारी रहने देंगे और सिर्फ निष्क्रिय होकर बैठेंगे?
दर्शकों की एक बड़ी भीड़ पहले ही चिल्लाने लगी थी और सूर्य चंद्र संप्रदाय से प्रतियोगिता के नियमों को बदलने की मांग कर रही थी। हालांकि सूर्य चंद्र संप्रदाय और अन्य 11 संप्रदायों के बीच चर्चा का अंतिम परिणाम मूल नियमों को बनाए रखना और प्रतियोगिता जारी रखना था। एल्डर रविराम द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण ये था कि अन्य 9 चोटियों के बीच लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी और कुछ टीमों ने पहले दौर में जीत भी हासिल कर ली थी। यह अपरिहार्य है कि प्रथम 12 संयुक्त परीक्षाओं के नियमों में खामियां होंगी तथा अगले सत्र में उनमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन इस बार पूरे 12 संयुक्त परीक्षाओं से अकेले अयान के लिए प्रतियोगिता के नियम नहीं बदलेंगे, अन्यथा ये दूसरों के लिए अनुचित होगा। अयान अनिच्छुक था और उसने एल्डर रविराम पर चिल्लाते हुए कहा, मेरा अनुरोध अधिक नहीं है। मैं सिर्फ बाहर निकलने के लिए मतदान के नियमों को बदलना चाहता हूं। बड़े रविराम ने अपना सिर हिलाया। अगर आप वोट नहीं देंगे तो कौन लड़ेगा? यदि आप मंच पर जाना चाहते हैं तो वह भी मंच पर जाना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी लोग एक साथ लड़ने के लिए आगे आएं? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी टीम में किसी व्यक्ति को लड़ने की योग्यता प्राप्त करने से पहले अपने 4 साथियों को मारना पड़े? बहुत जल्द ही अयान की दूसरी बार खेलने की बारी आ गई। हारने वाली टीम के रूप में अयान उस दूसरी टीम के खिलाफ खेलने जा रहा था जिसे हर्ष ने अभी अभी हर्ष को दिया था। दोनों पराजित टीमें एक साथ खड़ी हो गईं। हर्ष से हारने वाली टीम बहुत खुश थी। हा, जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे साथ हार कौन स्वीकार करेगा? हारने वाली दूसरी टीम जोर से हंसने लगी। चूंकि खलनायक पहले ही यह काम कर चुका था, इसलिए देव को ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वह सबसे पहले मंच पर आए और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर मुट्ठियां कसते हुए कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। दुश्मन टीम का प्रतियोगी और भी जोर से हंसा, ठीक है, आप एक ही चाल से भी कम समय में जीत गए। आओ, दूसरा कौन लड़ेगा? जल्दी से मेरे साथ हार स्वीकार करो। जैसे ही हरीश आगे बढ़ा, अयान ने उसे पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच ऐसा दृश्य सहन कर सकते हो जब दुश्मन टीम चिल्ला रही हो? अगर तुम ये भी सहन कर सकते हो तो तुम मल भी खा सकते हो। हरीश ने अयान का हाथ झटक दिया और आगे बढ़ गया। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की ओर मुट्ठियां कसते हुए कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। हा। अयान ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, बहुत असहाय और उदास होकर मुस्कुराया। अलीशा और अन्य लोग दूर से अयान को देख रहे थे, उनके दिल अकथनीय दुख से भर गए थे। इसके बाद अयान की टीम ने एक बार फिर तीसरे और चौथे मैच का स्वागत किया, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिए। अंत में रेफरी ने घोषणा की, 10वीं चोटी के पहले समूह में अंतिम 3 टीमें हर्ष होंगी और शेष 4 टीमें बाहर हो जाएंगी। ये समाचार सुनने के बाद जेम्स ने अपनी मां को जोर जोर से कोसा। बात बस इतनी थी कि नियम ऐसे ही थे और इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं था। जहां तक तीसरी लड़ाई और चौथी रेस की बात है, अयान ने बाहर होने के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा था। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। रेफरी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अयान के कान में फुसफुसाया, हार मत मानो। अंत में पुनरुत्थान की लड़ाई होगी। एलिमिनेशन टूर्नामेंट के पहले दिन 10 डिवीजनों में से प्रत्येक के पहले समूह ने 20 लड़ाइयां लड़ी थीं। चलो अयान, उसे ढूंढो। जैसे ही जैक, जेम्स और अन्य लोग सन मून सेक्ट में वापस लौटे, वे दौड़े और अयान को अजय की तलाश में खींच लिया। जैक ने दांत पीसते हुए कहा, अजय वह कमीना, मुझे आज उसके कुत्ते के दांत निकालने होंगे। क्या तुम झगड़ना चाहते हो? अलीशा ने अयान से एक आसान सा सवाल पूछा। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो चलिए अभी करते हैं। उनसे अंत तक लड़ो, उसने कहा। अयान ने कृतज्ञता से सभी की ओर देखा, लेकिन सिर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें खेल के नियमों को तोड़ने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकता। खेल के नियमों को धिक्कार है। जेम्स की आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ते हुए बोला, मैं अब इस तरह की प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना चाहता। मैं कुछ नहीं करूंगा और बड़ा हंगामा खड़ा करूंगा। भाड़ में जाओ उन्हें। अलीशा, महेंद्र और बाकी सभी ने अयान की ओर देखा। यद्यपि उन्होंने दोबारा कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी गतिविधियां पहले ही व्यक्त हो चुकी थीं। हर्ष ने तलवार पकड़ी और अपना अंगूठा म्यान पर रखते हुए कहा, किसी भी समय आक्रमण करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, उन 4 बदमाशों को मार डालो जिन्होंने पहले आत्मसमर्पण किया था। जैक गौतम ने अपनी हथेली अपनी युवान क्यूई भिनभिनाते हुए। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर गुस्सा निकालने की कीमत यह है कि आप अयोग्य घोषित कर दिए गए, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं करूंगा। आप में से किसी को भी मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही निर्णय कर लिया है। अयान का गुस्सा तो सभी को पहले से ही समझ में आ गया था। वह एक निडर व्यक्ति थे। अगर वह हमला करना चाहता तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। यदि वह आक्रमण नहीं करना चाहता तो कोई भी उसे राजी नहीं कर सकता था। आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अभी भी पुनरुत्थान टूर्नामेंट है। अयान ने जैक के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बाहर नहीं होऊंगा। मैदान में मिलते हैं। ठीक है। अलीशा ने सिर हिलाया, नहीं, तुमने ही कहा था। अखाड़े में मिलते हैं, आपने भी यही कहा था। अगर तुम अखाड़े तक नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारा बायां हाथ काट दूंगा।
सबके अलग होने के बाद जेम्स ने आशीष से पूछा, अयान इतना डरपोक कब हो गया? आशीष मुस्कुराया, अयान भाईचारे के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। तुम अभी भी अयान को नहीं जानते। अगर हमें फंसाने का डर न होता तो वह अपने बकवास स्वभाव से अजय और अन्य लोगों की छतें पहले ही चुन चुका होता। चिंता मत करो, मुझे अयान पर भरोसा है। वह पुनरुत्थान टूर्नामेंट से वापस आ जाएगा। अगले दिन अयान, जो बाहर होने वाली टीम का सदस्य था, खुलेआम दर्शकों के बीच बैठा रहा। आज एलिमिनेशन टूर्नामेंट का दूसरा दिन था और 10 क्षेत्रों के दूसरे समूह ने आधिकारिक तौर पर लड़ाई शुरू कर दी। अयान ने इसे ध्यान से देखा था। लगभग हर सच्चे विशेषज्ञ ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। हर कोई अपने तुरुप के पत्ते छुपा रहा था। जब तक वे मैदान में नहीं पहुंच जाते, वे कोई कदम नहीं उठाते। ऑडिशन के पहले दौर में 750 लोग बाहर हो गए थे तथा आधे कमजोर लोग पहले ही बाहर हो चुके थे। नॉकआउट राउंड के दूसरे चरण में 750 लोग बाहर हो जाएंगे और कुल 550 लोग बाहर हो जाएंगे। अंत में अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 200 लोग मार्शल आर्ट के मास्टर थे जिन्हें हजारों प्रतियोगियों द्वारा चुना गया था और उनके पास सोने की मात्रा बहुत अधिक थी। तीसरे दिन तीसरा ग्रुप और 20 मैच समाप्त हो गए। इस समय तक प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष 3 टीमें पहले ही बन चुकी थीं। 30 टीमों में कुल 150 लोग थे और उन्होंने समय से पहले ही अखाड़े में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। इनमें से अलीशा के 5 सदस्यीय समूह अजय, कबीर जो, जियानयोंग और अन्य को 1 मई को बाहर कर दिया गया, जबकि आशीष और जेम्स को भी प्रतियोगिता सूची में शामिल कर लिया गया। अंततः टीम प्रतियोगिता का चौथा दिन आ गया। इस दिन दर्शकों का उत्साह अभूतपूर्व रूप से ऊंचा था। इस बार लगभग 100,000 दर्शकों का ध्यान एक व्यक्ति पर केंद्रित था और वह व्यक्ति था अयान। इसका कारण ये था कि अयान की टीम सबसे अनोखी एलिमिनेशन टीम थी। अयान के लिए हर किसी के दिल में पसीना था। वह सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो सकेगा या नहीं। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो अयान के 4 साथी निश्चित रूप से योगदान नहीं देंगे। दूसरे शब्दों में, अयान को 10वें डिवीजन में अन्य 11 एलिमिनेशन टीमों का अकेले ही सामना करना होगा। 12 स्क्वाड्रन और 5 मिश्रित लड़ाइयाँ। केवल एक टीम को पुनर्जीवित किया जा सका। एक बार फिर वह सभी नायकों के खिलाफ अकेले लड़ा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इसके अलावा इस बार यह ऑडिशन के एलिमिनेशन राउंड से अलग था। इस बार अयान ने जिन दुश्मनों का सामना किया उनकी ताकत ऑडिशन से कहीं अधिक थी। सभी पराजित टीमों ने अंतिम टीम पुनरुत्थान की तैयारी करते हुए 10 तैरते पहाड़ों पर कदम रखा। इस बार 10 क्षेत्रों से 10 टीमों को पुनर्जीवित किया जाएगा और वे अखाड़ा प्रतियोगिता के तीसरे चरण में प्रवेश करने के लिए अन्य 30 टीमों के साथ शामिल होंगी। यह अयान का आखिरी मौका था और ये दर्शकों की सबसे ज्यादा उम्मीदों वाला मैच भी था। ऑडिशन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अयान ने ग्रुप एलिमिनेशन में एक भी मैच नहीं खेला, जिससे दर्शकों को काफी अफसोस हुआ। ठीक है, अब आइए टीम पुनरुत्थान प्रतियोगिता के मुख्य नियमों की घोषणा करें। बुजुर्ग रविराम आकाश में तैरते हुए ऊंची आवाज में बोले, प्रत्येक प्रतियोगिता क्षेत्र में 12 उन्मूलन टीमें अराजक लड़ाई में लड़ रही हैं। 12 टीमों के सभी सदस्य एक साथ ऊपर जाते हैं जब तक कि अंतिम टीम शेष न रह जाए। कोई सीमा नहीं है। इसके साथ ही आत्मसमर्पण प्रणाली इस प्रकार है, प्रत्येक टीम से 5 प्रतियोगियों का आत्मसमर्पण सफल माना जाता है। यदि कोई एक और व्यक्ति लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार है तो मैच जारी रहेगा। यदि एक या अधिक लोग मर जाते हैं या अपनी चलने फिरने और बोलने की क्षमता खो देते हैं तो शेष बचे हुए स्वतंत्र एजेंट एक समूह के रूप में आत्मसमर्पण कर देते हैं और उन्हें सफल आत्मसमर्पण के रूप में गिना जाता है। ये नियम सुनकर श्रोताओं ने तालियां बजाईं। इस तरह अयान को लड़ने से कोई नहीं रोक सका। अब कृपया 12 टीमों को अलग करें और उल्टी गिनती चरण में प्रवेश करें। 10, 9, 8, 7, 10 डिवीजनों के रेफरी एक साथ चिल्लाए। 10वीं चोटी पर 12वीं और 5वीं डिवीजनों ने तुरंत शुरू होने वाली अराजक लड़ाई की तैयारी के लिए सबसे अच्छी स्थिति की तलाश शुरू कर दी। अयान को अब देव और अन्य लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी। वह केवल पूरी ताकत से आगे बढ़कर एक महान लड़ाई लड़ना चाहता था। अगर अंत में वह हार भी गया तो उसे इसका अफसोस नहीं होगा। जब रेफरी ने 1 तक उल्टी गिनती शुरू की तो 10 क्षेत्रों की सभी टीमें तुरंत आगे बढ़ गईं। आओ अयान, आशीष दर्शकों के बीच बैठा था, अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रहा था। अयान के लिए खूब पसीना बहा रहा था। आओ अयान, जैक और अन्य लोग जोर से चिल्लाए। 9 चोटियों की टीमों ने पहले ही एक दूसरे का परीक्षण करना शुरू कर दिया था और लड़ाई पहले ही गर्मा गई थी। हालांकि 10वीं चोटी पर स्थिति बहुत अलग थी। 11 टीमों ने वास्तव में एक दूसरे के साथ मौन सहमति बना ली थी। उन्होंने एक दूसरे पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया, बल्कि एक साथ अयान की ओर चल पड़े। हे भगवान, क्या आपका काम पूरा हो गया है? जेम्स ने जोर से गाली देते हुए कहा, क्या वे एक साथ लड़ने जा रहे हैं? ऑडिशन के एलिमिनेशन राउंड की तरह ही क्या वे अयान को मारने के लिए एक साथ काम करने की योजना बनाते हैं? दर्शकों को भी बहुत गुस्सा आया और पहाड़ों की चीखें और सुनामी जैसे श्रापों ने तुरंत आसमान को उल्टा कर दिया।
अयान का दिल बैठ गया जब उसने देखा कि 11 टीमें उसकी ओर आ रही हैं, लेकिन उसके हाथ में मौजूद विशाल कृपाण में कोई राहत के लक्षण नहीं दिख रहे थे। चलो भी, अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो साथ चलो, मैं अंत तक तुमसे लड़ूंगा। बड़ी टीम की अगली पंक्ति में बैठे पहले व्यक्ति ने अचानक अयान से बात की और कहा, टीम प्रतियोगिता में आपको आने का मौका भी नहीं मिला। हम सभी इसके लिए अपनी सहानुभूति और खेद व्यक्त करते हैं। बाकी सभी ने सिर हिलाया। अयान दंग रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सामूहिक रूप से उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उस व्यक्ति ने आगे कहा, मैं श्वेत चंद्रोदय संप्रदाय का अनुयायी हूँ, हरीश। व्हाइट मूनलाइट संप्रदाय के सदस्य के रूप में मुझे देव के कार्यों पर शर्म और गुस्सा महसूस होता है। मैं नाग संप्रदाय से हूँ। एक अन्य व्यक्ति आगे आया और बोला, इस संप्रदाय के हरीश की हरकतों ने हमारे नाग संप्रदाय की कमर तोड़ दी है, जिससे दुनिया के सभी मार्शल आर्टिस्ट बेशर्म हो गए हैं। मैं रात्रि आकाश से हूँ। एक और व्यक्ति आगे बढ़ा और दरवाजे पर सूचना दी। सबके घोषणा करने के बाद श्वेत चंद्र प्रकाश संप्रदाय के शिष्य हरीश, जिसने पहली बार बात की थी, ने अयान से कहा, आज हमारी 11 टीमें सामूहिक रूप से आपको निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि दरवाजा साफ करो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 11 टीमों ने अपने हथियार उठा लिए और गुस्से से चिल्लाने लगे। इस अचानक परिवर्तन ने अयान को अचंभित कर दिया। दर्शकों ने अब तक की सबसे उत्साहपूर्ण तालियां बजाईं, उससे भी अधिक जब अयान ने अकेले ही 148 लोगों को हराया था। ये देखा जा सकता था कि देव और अन्य लोगों की हरकतों से भीड़ पहले ही नाराज हो चुकी थी। हमने आज दरवाजा साफ करने के लिए अपने संप्रदाय के बड़े से अनुमति ले ली है, इसलिए कृपया अब एक तरफ हट जाएं। आगे क्या होगा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हरीश ने कहा। जब देव, हरीश और अन्य लोगों ने यह सुना तो वे पूरी तरह से भयभीत हो गए। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, हम हार स्वीकार करते हैं। देव और अन्य लोग जल्दी से जोर से चिल्लाए। देव, हरीश ने देव को घूर कर देखा, उसकी आंखों में हत्या की नीयत चमक रही थी। क्या अब तक आप आत्मसमर्पण करने में सर्वश्रेष्ठ हैं? लेकिन दुर्भाग्यवश मिश्रित युद्ध में गिनती के लिए एक ही समय में 5 लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इस बार तुम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। अयान, कृपया एक तरफ हट जाओ। अयान ने देव और अन्य लोगों की ओर देखा और उनकी आंखों में याचना भरी नजर देखी। उन्होंने कहा, जब मैंने आप लोगों से मेरे साथ लड़ने के लिए कहा तो आप चारों ने ही मुझे छोड़ दिया। तो अब आपके पास मेरी मदद लेने की योग्यता नहीं है। इतना कहकर अयान हाथ में विशाल कृपाण लेकर एक ओर चला गया। अयान, देव पागलों की तरह चिल्लाया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, आत्मसमर्पण कर दो, कृपया आत्मसमर्पण कर दो। अयान ने अपना सिर हिलाया। मेरे लिए आत्मसमर्पण करना असंभव है। शर्मनाक। हरीश क्रोधित हो गया और एक ही कदम आगे बढ़ा। आज मैं संप्रदाय को साफ कर दूंगा और तुमसे छुटकारा पा लूंगा, तुम काय हो? हरीश सबसे पहले आगे बढ़े। इसके तुरंत बाद 11 दलों के चारों संप्रदायों के सभी शिष्यों ने भी एक साथ हमला कर दिया। मूलतः शेष शिष्य 4 शर्मनाक संप्रदायों में से किसी से संबंधित नहीं थे, लेकिन वे बहुत पहले ही अपना धैर्य खो चुके थे और वास्तव में एक साथ भाग ले रहे थे। देव और अन्य 4 लोग तुरंत भीड़ में डूब गए। एक क्षण के लिए उसकी मुट्ठियां, पैर, कृपाण और तलवारें देव और अन्य लोगों पर वर्षा की तरह बरसीं। अगर इन 4 लोगों में कुछ ताकत होती भी तो वे 55 विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना कैसे कर पाते? ये दृश्य देखकर दर्शक बार बार चिल्ला उठे, राहत! अयान, हमें बचाओ! देव को इतना पीटा गया कि उसका शरीर चोटों से भर गया। वह जमीन पर लेटा हुआ, सांसें लेता हुआ, बेशर्मी से अयान से मदद मांग रहा था। अयान ने चुपचाप देव की ओर देखा और कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये सब तब क्यों करता? हरीश ने अपना पैर उठाया और देव को हवा में उछाल दिया। तभी एक अन्य व्यक्ति वहां आया और उसने अपने हृदय भेदी पैर से देव की छाती पर ऊपर से नीचे तक वार किया। एक ही पल में देव की 6 पसलियां टूट गईं। उसने एक दयनीय चीख मारी और वह जमीन पर गिर गया। अब जाकर हरीश और अन्य लोग प्रतिरोध करने के लिए उठे, लेकिन उनका प्रतिरोध जितना तीव्र होता गया उतनी ही क्रूरता से उनकी पिटाई की गई। भीड़ ने उन चारों को तुरंत नहीं मारा। इसके बजाय वे राहत की सांस लेना चाहते थे और उन्हें पीट पीट कर आधा मार डालना चाहते थे। जब अन्य सभी 9 चोटियां समाप्त हो चुकी थीं और कुछ टीमें पुनरुत्थान मैच में बाहर हो चुकी थीं, केवल 9वीं चोटी, जहां समूह लड़ाई हुई थी, अभी भी जारी थी। ये झगड़ा अप्रत्याशित रूप से काफी लंबे समय तक चला। ये सिलसिला पूरे 5 मिनट तक चला, लेकिन रुकने का कोई संकेत नहीं मिला। अंत में 10 मिनट बाद देव और अन्य लोगों को इस हद तक पीटा गया कि वे जमीन पर हिल भी नहीं सकते थे और उनमें सांस लेने की भी ताकत नहीं थी। इस समय हरीश ने अपनी कृपाण उठाए और देव से कहा, संप्रदाय के कमीने, जा मर जा। भनभनाना। जैसे ही हरीश की कृपाण देव के सिर को काटने के लिए नीचे आई, एक विशाल कृपाण अचानक उसके शरीर में क्षैतिज रूप से घुस गई, जिससे हरीश की कृपाण रुक गई। सभी ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। अयान अपने हाथ में एक बड़ी कृपाण पकड़े हुए भीड़ को उदासीनता से देख रहा था। अयान, आप
हरीश ने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया, क्या तुम भूल गए हो कि इन 4 लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या आप अब भी उनकी रक्षा करना चाहते हैं? मार डालो, मार डालो। सभी दर्शकों ने एक स्वर में चिल्लाते हुए मांग की कि देव के 4 लोगों को मौके पर ही फांसी दे दी जाए। देव जमीन पर लेट गया और कमजोरी से अपना सिर उठाया। जब उसने देखा कि अयान ने उसके लिए घातक प्रहार रोक दिया है, तो अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। टीम प्रतियोगिता में जब सभी दर्शक अयान का समर्थन कर रहे थे, तब वे चारों मोटी चमड़ी के थे और किसी की बाधा से अनभिज्ञ थे। वे अयान को भी अपने जाल में फंसाना चाहते थे ताकि अयान स्टेज पर न जा सके। इस समय, जब सभी लोग देव और अन्य 4 को मारने के लिए चिल्ला रहे थे, केवल अयान, जो उनके द्वारा धोखा दिया गया था, खड़ा हुआ और उन 4 के जीवन की रक्षा की। अयान का दाहिना हाथ कांपने लगा जब उसने हरीश की कृपाण को दूर धकेल दिया। वे 4 निर्दयी हो सकते हैं, लेकिन मैं निर्दयी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, कम से कम अभी तक तो वे मेरे टीम के साथी हैं। अयान, तुम क्या सोच रहे हो? हरीश ने गुस्से से कहा। इस तरह से उनकी रक्षा करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बजाय, ये हमें आपके प्रति नीची दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगा। अयान ने शांति से कहा, मैंने कभी किसी को छूने के बारे में नहीं सोचा। आप सभी उन 4 को सबक सिखाना चाहते हैं। मैंने पहले ही तुम्हें उन्हें सबक सिखाने की अनुमति दे दी है, लेकिन वे पाप से नहीं मर सकते। हरीश, हम हर किसी से यह नहीं कह सकते कि वह हमारी तरह निडर हो। शायद आप और मैं अपने जीवन को एक तरफ रखकर अपने जीवन से लड़ सकते हैं, लेकिन हम दूसरों से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। उन 4 में लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। यह ऐसा पाप है जो मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मौत से नहीं डरते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग मौत से डरते हैं उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर हरीश और अन्य लोग दंग रह गए और दर्शकों की चीखें बंद हो गईं। अपने आप से पूछें, कितने लोग वास्तव में मृत्यु से नहीं डरते? देव और अन्य लोगों को अजय ने केवल धमकाया और लालच दिया। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। क्या उन्हें इस तरह मारा जाना जरूरी था? दुनिया में बहुत से डरपोक लोग हैं, तो क्या उन सबको मर जाना चाहिए? कायरता घृणित है, लेकिन कायरता निर्दोष है। ये हमारे संप्रदाय का आंतरिक मामला है। हरीश ने दांत पीसते हुए कहा, आप सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायी हैं। आपको हमारे संप्रदाय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अयान ने सिर हिलाया। उनके लौटने के बाद, आपका अपना संप्रदाय उनके साथ क्या करना चाहता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे अभी भी यहाँ मेरे साथी हैं। इसके साथ ही अयान की कृपाण नीचे की ओर थरथरा उठी और हवा की एक लहर ने देव और अन्य लोगों को उड़ाकर उसके पीछे फेंक दिया। अयान, धन्यवाद देना, शुक्रिया। देव की आंखें लाल हो गईं और उसका गला भर आया। अयान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपने पीछे खड़े 4 लोगों से कहा, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैं केवल अपने विवेक के अनुसार ही काम करता हूँ। फुफ। हरीश ने राहत की लंबी सांस ली और अयान की ओर मुट्ठियां भींच लीं। ठीक है, मैं आश्वस्त हूँ। युद्ध समाप्त होने के बाद हम अपने संप्रदाय के महल को वापस लाएंगे। यहाँ, हम आपको सम्मान देंगे और उन्हें मारेंगे नहीं। अयान की व्यक्तिगत हरकतों के कारण 4 लोगों की मौके पर ही मौत नहीं हो पाई, जिससे दर्शकों को काफी असहजता महसूस हुई। लेकिन साथ ही दुनिया के नायकों ने भी अयान के साहस की दिल से प्रशंसा की। आप एक असली आदमी हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन अगली बार हम इस मामले में तुम पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। हरीश ने अपनी कृपाण ऊंची उठाई और अयान पर जोर से हंसा। अयान का विशाल कृपाण उसके सामने खड़ा था और बोला, यह ऐसा होना चाहिए। विभाजित करना। हरीश ने दहाड़ लगाए और 11 टीमें फिर से अलग हो गईं। उन्होंने अयान पर समूह में हमला करने का विकल्प नहीं चुना। युद्ध। एक और चिल्लाहट गूंजी और 12वीं तथा 5वीं स्क्वाड्रनों ने तुरंत अपना अंतिम संघर्ष शुरू कर दिया। अन्य टीमों ने लड़ने के लिए निकटतम टीम चुनी, जबकि हरीश अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए सीधे अयान की ओर बढ़ा। हरीश ने अपने हाथ में एक लंबी कृपाण पकड़ी हुई थी। कृपाण लगभग 2 मीटर लंबी और 4 अंगुल चौड़ी थी। जहां तक अयान का प्रश्न है, तो उसने अपने हाथ में एक विशाल कृपाण पकड़ रखी थी। कृपाण लगभग 3 मीटर लंबी और आधा मीटर चौड़ी थी। दोनों ब्लेड हवा में टकरा गए। ओरिजिन रिटर्न के चौथे स्तर के विशेषज्ञ के रूप में, हरीश ने महसूस किया कि जब अयान लड़ रहा था तो उसके शरीर में असीमित मात्रा में शक्ति प्रवाहित हो रही थी। एक ही बार में अयान की कृपाण से हरीश उड़ गया। अन्य 4 साथी आगे बढ़े और अयान को चारों दिशाओं से घेर लिया। अयान अपने हाथ में विशाल कृपाण लेकर तेजी से पीछे हटा और धीरे धीरे जंगल में तैरने लगा। हरीश दूर से ही उठ खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर में रक्त का उफान महसूस किया। उसने बलपूर्वक खून की उल्टी करने की इच्छा को दबाया और चिल्लाया, पीछा करो। वे 5 भी जंगल में प्रवेश कर गए। बाहर खुले स्थान पर अन्य 10 टीमें भयंकर लड़ाई कर रही थीं। उनकी तलवारें एक दूसरे से टकरा रही थीं, उनके भाले और कुल्हाड़ियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। दर्शकों की नजरों के सामने भीषण युद्ध शुरू हो गया।
इन मार्शल कलाकारों ने खेल देखने की अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे मैच देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। अंत में 10 टीमों में से केवल 6 टीमें ही बची और ये 6 टीमें अपने सदस्यों से संतुष्ट नहीं थीं, लेकिन फिर भी प्रत्येक टीम में सबसे मजबूत लोगों में से एक खड़ा था। वे छहों एक दूसरे की ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक साथ कहा, पहले अयान से निपट लें। वे बहुत होशियार थे, उनकी ताकत बराबर थी, लेकिन अगर वे लड़ना जारी रखते और अयान के खिलाफ लड़ने वाले आखिरी व्यक्ति को पीछे छोड़ देते तो परिणाम स्वाभाविक रूप से स्वयं स्पष्ट होता। ऐसा कहकर वे छहों 6 छायाओं में बदल गए और जंगल की ओर भाग गए। दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी करके जंगल की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखा। जंगल में हरीश के 4 साथी पहले ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े थे और उनकी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई थी। हरीश की छाती पर भी चाकू का गहरा घाव था। हरीश ने जोर से सांस ली और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ओरिजिन रिटर्न के चौथे स्तर पर अपनी ताकत के साथ वह अयान को कुछ नहीं कर सकता, जो ओरिजिन रिटर्न के तीसरे स्तर पर था। यह आदमी कैसे? खेती करें, वह कहाँ है? बाकी 6 लोग दौड़कर आए और पूछा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। एक हट्टा कट्टा आदमी बड़े बड़े कदम आगे बढ़ा, अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर जोर से जमीन पर मुक्का मारने लगा। इस मौके से तुरंत ही हवा की एक गोलाकार लहर उठी, जिससे पेड़ों का एक बड़ा क्षेत्र कमर तक उड़ गया। एक हल्के कद की महिला हवा में ऊंची छलांग लगाती है। उसने अपने हाथों को एक साथ खींचा और अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके एक लंबा धनुष बनाया। युआन क्यूई तीर पहले से ही धनुष पर चढ़ा हुआ था। आंधी में अयान, जो एक पेड़ पर छिपा हुआ था, महिला को मिल गया। वहां पर महिला के मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसी समय उसने जो धनुष की डोरी खींची थी वह भिनभिनाने की ध्वनि के साथ ढीली हो गई। धनुष से निकला युआन क्यूई तीर प्रकाश की किरण में बदल गया और अयान के स्थान की ओर सटीक निशाना साधा। हा, अयान, चलो देखते हैं तुम कहाँ छिपे हो। वह हट्टा कट्टा आदमी हंसा और एक भूमि युद्ध रथ की तरह आगे भागा। उसका आभामंडल भयंकर था। वास्तव में उसने न तो कोई चकमा दिया और न ही कोई बचाव किया, बल्कि सीधे अयान के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया तथा बलपूर्वक अपने शरीर का प्रयोग करते हुए मौके पर मौजूद सभी पेड़ों को तोड़ दिया। उसे कोई नहीं रोक सका। दूसरी ओर अयान ने तेजी से उड़ते युआन क्यूई तीरों का सामना किया और अपनी कृपाण से उन पर वार किया। हालांकि जिस समय विशाल कृपाण युआन क्यूई तीर पर उतरा, उसे लगा कि स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि युआन क्यूई तीर मजबूत नहीं था, बल्कि नर्म था। विशाल का कृपाण से तीर लगने के बाद यह अचानक मुड़ गया और मूल ऊर्जा की एक लंबी श्रृंखला में बदल गया। प्रकाश की डोरी तुरंत अयान की कृपाण और दाहिने हाथ के चारों ओर लिपट गई। नर्म तीर, दर्शकों ने एक स्वर में कहा। अयान को इस कदम की उम्मीद नहीं थी। वह नहीं जानता था कि महिला के युआन क्यूई तीर का इतना अजीब प्रभाव था। लेकिन तभी वह बलवान आदमी दौड़कर आया और गरजा, पहाड़ काटने वाली कुल्हाड़ी। उन्होंने कहा कि यह माउंटेन पियर्सिंग एक्स था, लेकिन उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अयान पर दबाव बनाने के लिए एक बहुत ही सरल चाल, टाई शान का इस्तेमाल किया। हालांकि उसके शरीर का वह आधा हिस्सा जिसका उपयोग अयान से टकराने के लिए किया गया था, तुरंत धातु की चमक की एक परत से ढक गया था और उसके कंधे पर एक चाप के आकार का युआन क्यूई प्रकाश ढाल था। अयान का हाथ विशाल कृपाण में उलझा हुआ था। यदि वह युआन क्यूई तीर को तोड़ देता तो वह शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतिरोध करने का अवसर खो देता। वह केवल अपना दाहिना हाथ नीचे कर सकता था और विशाल कृपाण और तलवार को ऊपर की ओर कर सकता था। उसने उस बलवान व्यक्ति के वार को सहने के लिए ब्लेड का प्रयोग किया। इस भयानक टक्कर के कारण अयान पीछे की ओर उड़ गया, जिससे जमीन पर 3 मीटर व्यास का गहरा गड्ढा बन गया। ये तो पता ही था कि टक्कर एक बहुत बड़े ब्लेड की थी जिसने अपने कंधे का इस्तेमाल करके अयान को मारा था और वह जमीन के संपर्क में नहीं आया था। जमीन पर बना विशाल गड्ढा केवल टक्कर के बल से बिखरी हवा का एक पिंड था। अयान हवा में ही पीछे की ओर पलट गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, एक और काली छाया अचानक उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। छाया एक दुबला पतला आदमी था। उसने अपने हाथों में 2 खंजर पकड़ रखे थे और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसका शरीर अचानक फट गया और अयान की पीठ पर दबाव पड़ा। अयान ने तेजी से अपना शरीर हिलाया और खुद को चकमा दिया, जिससे दुबले पतले आदमी का खंजर उसकी कमर के पास से गुजर गया। वूश! आसमान में हवा के टूटने की आवाज आई। हवा में उछली महिला ने एक बार फिर दूसरा तीर चलाया। अयान ने अपनी पीठ पर कृपाण को रखा और ब्लेड का उपयोग करके अपनी बांह के चारों ओर बंधी युआन क्यूई प्रकाश रस्सी को काट दिया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी ओर आ रहे तीर को रोक दिया। इस बार वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि तीर का सीधा सामना करे। हालांकि दर्शकों की आवाज कम नहीं हुई। अयान ने यह नहीं देखा कि यद्यपि युआन क्यूई तीर चकमा दे गया था, फिर भी वह अयान के पीछे घूम गया था। वह वापस लौटा और एक हल्की डोरी में बदल गया जो अयान के पैरों के चारों ओर लिपट गई। अयान ने भौहें सिकोड़ी। हरीश पहले ही हवा से नीचे उतर चुका था और लंबी कृपाण अयान के सिर की ओर वार करते हुए चिल्ला रही थी, स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार।
मजबूत आदमी एक तरफ से दौड़कर आया और दूसरे लोहे के पहाड़ के सहारे खड़ा हो गया, जबकि दुबला पतला आदमी दूसरी तरफ से उसे घेर लिया। अयान को पहले ही पता चल गया था कि सबसे अधिक परेशानी वाली चीज वह महिला थी जिसने तीर चलाया था। यदि वह पहले उससे छुटकारा नहीं पाता तो उसे बहुत परेशानी होती। हालांकि अभी भी 3 अन्य विशेषज्ञ थे जो महिला की रक्षा कर रहे थे और 1 इंच भी पीछे नहीं रह रहे थे। अयान ने दांत पीसकर अपनी तलवार अपनी टांगों के बीच से नीचे घोंप दी। इसके तुरंत बाद एक हरा ड्रैगन समुद्र में आया और उस मजबूत आदमी की ओर इशारा किया। जब विशाल कृपाण जमीन में घुस गई तो उसका ब्लेड पीछे की ओर चला गया। जब वह बाहर भागा तो ब्लेड ने स्वाभाविक रूप से उसके पैरों के चारों ओर लिपटी प्रकाश की डोरियों को काट दिया। एक जोरदार विस्फोट के साथ अयान उस मजबूत आदमी से टकराया जो आयरन माउंटेन के सहारे झुका हुआ था। वह बलवान व्यक्ति मूल क्षेत्र के चौथे स्तर का भी विशेषज्ञ था, लेकिन इस बार वह अयान से पराजित हो गया। कौन सा युद्ध कौशल इतना प्रभावशाली है? जिन दर्शकों ने कभी एजो ड्रैगन को समुद्र में जाते नहीं देखा था, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में सामने से आक्रमण के दौरान बहुत कमजोर अयान से हार गया। जब अयान को सफलता मिली तो उसने तुरंत अपनी कृपाण निकाली और उसे काट डाला। ड्रॉइंग सेबर स्लैश आकाश में हरीश की ओर वार किया। हरीश का स्वर्ग तोड़ने वाला वार जमीन पर उतरा और यहां तक कि आदमी और कृपाण भी ड्राइंग सेबर वार से कटकर दूर चले गए। हरीश की चोटें गंभीर हो गईं और वह खांसते खांसते खून से लथपथ हो गया, जिससे वह खड़ा नहीं हो सका। जहां तक उस दुबले पतले आदमी का प्रश्न है जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया था, क्योंकि अयान का एजियो ड्रैगन समुद्र से निकल चुका था, वह केवल अपना मार्ग बदल सकता था और अयान पर पुनः हमला कर सकता था। जब अयान उतरा तो उसने एक बेरसेक ड्रैगन को अपनी पूंछ हिलाते हुए देखा। ये गोलाकार ब्लेड लाइट अत्यंत शक्तिशाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि दुबले पतले आदमी पर वार होने वाला है। वूश! प्रकाश की एक किरण ने समय रहते दुबले पतले आदमी को मारा, लेकिन वह एक प्रकाश की डोरी में बदल गई जिसने दुबले पतले आदमी को पीछे की ओर खींच लिया, जिससे वह अयान के हमले से बाल बाल बच गया। वह मजबूत आदमी फिर से दौड़कर आया। वह हवा में उछला, अपनी मुट्ठियां आपस में बांध लीं और अयान पर भयंकर हमला कर दिया। 2 बड़ी मुट्ठी की सतह युआन क्यूई के साथ एक भारी हथौड़ा में संघनित किया गया था। हल्का हथौड़ा 5 मीटर लंबा था और हथौड़े का सिर 3 मीटर ऊंचा था। यदि यह हथौड़ा नीचे गिर जाए तो यह आयरन माउंटेन से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। यह निश्चित रूप से एक मजबूत आदमी का तुरुप का पत्ता था। सबको लगा कि अयान जरूर पीछे हट जाएगा। अप्रत्याशित रूप से सूर्य की रोशनी की एक पतली किरण अयान के बाएं हाथ की एक उंगली पर पड़ी। सूर्य दिव्य कला। अधिकांश दर्शकों ने इस कदम को पहचान लिया। जब अयान माउंटेन रॉक परीक्षा में आगे बढ़ रहा था तो उसने समुद्र में जाने के लिए एजियो ड्रैगन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने चाकू का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं सका। हालांकि उन्होंने सूर्य देव तकनीक पहले भी देखी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह विरोध करना चाहता हो? किसी ने चिल्लाकर कहा। निश्चित रूप से अयान ने कोई भी चाल नहीं चली। उसने सूर्य की शक्ति को विशालकाय कृपाण में डाला और उस विशालकाय व्यक्ति के चौंकाने वाले प्रकाश के हथौड़े की ओर बढ़ा। बलवान आदमी का हथौड़ा आसमान से उतरा, जबकि अयान का हथौड़ा आसमान से उतरा। नीचे से ऊपर तक स्थिति के मामले में उन्हें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त था, खासकर तब जब वे दोनों अभी भी आमने सामने लड़ रहे थे। अयान के बारे में लगभग कोई भी आशावादी नहीं था। हालांकि जब विशाल कृपाण और हल्का हथौड़ा आपस में टकराया तो उस विशालकाय व्यक्ति का हल्का हथौड़ा तुरंत उड़ गया। विशाल हल्का हथौड़ा हवा में उड़ते हुए भिनभिनाने लगा। मजबूत कद वाले व्यक्ति की आंखों में अविश्वास के भाव थे, लेकिन अयान की अगली भारी तलवार उसकी छाती पर लगी। वह मोटा आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर फिर से ऊपर उछल गया। अयान जमीन पर गिरा और उसने सीधे उस मोटे आदमी के दिल पर लात मारी। बलवान व्यक्ति खांसते खांसते मुंह से खून बाहर निकला और वहीं बेहोश हो गया। वह दुबला पतला आदमी एक प्रतिरूप में बदल गया। खंजर की नोक पहले ही अयान की पीठ पर दब चुकी थी और उसके शरीर को भेदने ही वाली थी। हालांकि अयान का शरीर अचानक चमक उठा और गायब हो गया। जब वह दोबारा आया तो वह पहले से ही उस दुबले पतले आदमी के पीछे था। अयान ने चाकू की मूठ से उस दुबले पतले आदमी के सिर के पिछले हिस्से पर हल्के से वार किया और वह आंखें घुमाते हुए बेहोश हो गया। इस प्रकार के तेज गति वाले मार्शल कलाकार से निपटने के लिए अयान के शैडो स्टेप्स उनके लिए बहुत घातक साबित हुए। दर्शकों ने तालियां बजाईं। अभी भी 4 लोग बचे हैं। अयान ने अपना सिर उठाया और हवा में उड़ती हुई महिला को देखा। महिला ने युआन क्यूई के एक लंबे धागे पर पैर रख दिया। रस्सी का निचला हिस्सा जमीन पर टिका था, जबकि ऊपरी हिस्सा उसके दाहिने पैर को सहारा दे रहा था, जिससे वह जमीन से ऊपर रह सकी। और उसकी रक्षा करने वाले 3 मार्शल कलाकार थे जो तलवारें भी चला रहे थे। ये तीनों सुसंगठित थे तथा उनकी आभा संयमित थी। पहली नज़र में वे तलवार चलाने में माहिर लग रहे थे। अयान ने महिला की ओर देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। महिला ने अपने बाएं हाथ में धनुष पकड़ रखा था और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी खींच रही थी। उस पर पहले से ही 3 युआन क्यूई तीर लगे हुए थे।
अयान तेजी से आगे बढ़ा और महिला के पीछे जाकर गायब हो गया। हालांकि महिला के 3 तीर भी निकले, लेकिन केवल बीच वाला तीर ही आगे की ओर उड़ गया तथा अन्य 2 तीर अजीब तरह से पीछे की ओर घूम गए। इससे पहले कि अयान कुछ कर पाता, युआन क्यूई के 2 तीरों ने उसे और महिला को एक साथ बांध दिया था। महिला के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। क्या आप एक ही चाल 2 बार इस्तेमाल करना चाहते हैं? वह महिला बहुत चतुर थी। उसने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि अयान उस तरह की तेज और डरावनी हरकतें करेगा। अन्य 3 तलवार दाव विशेषज्ञों ने एक ही समय पर हमला किया। महिला ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वह अपने ही युआन क्यूई तीरों को भेद कर आसानी से बाहर निकल गई। शेष 2 युआन क्यू तीर तेजी से सिकुड़ गए, जिससे अयान के हाथ और पैर बंध गए। मुझे मूर्ख बनाया गया था। औरत हंस पड़ी। शरीर तानाशाह बिजली ड्राइव। अयान ने एक क्षण में ही तानाशाह शरीर बिजली ड्राइव का उपयोग किया और अपने चारों ओर लिपटे 2 युआन क्यूई तीरों को टुकड़ों में तोड़ने के लिए अद्वितीय शक्ति पर भरोसा किया। तुमने इसे कैसे तोड़ा? महिला हैरान रह गई। जिस क्षण अयान मुक्त हुआ, उसने टाइरेंट बॉडी लाइटनिंग को विघटित कर दिया। दक्षिणी पर्वत हिमकमल। एक तलवार दाव विशेषज्ञ आ गया था। उसने अपना बायां हाथ क्षैतिज रूप से फैलाया, उसकी हथेली ऊपर उठी और एक शुद्ध सफेद युआन क्यू कमल अयान की ओर तैरा। इसके तुरंत बाद इस व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी और युआन क्यूई लोट्स पर वार किया। कमल तुरंत ढह गया और सैकड़ों घनी छोटी तलवारों में बदल गया, जो पंखे के आकार में अयान की ओर बढ़ी। शिकारी पक्षी अपनी पूंछ हिलाते हैं। अयान ने अपने हाथ में विशाल कृपाण घुमाया और एक गोलाकार कृपाण गौतम पर चलाई, जिससे अनगिनत छोटी तलवारें उड़ने लगीं। दूसरा तलवार दाव विशेषज्ञ पहले ही अयान के पीछे चक्कर लगा चुका था। उसके हाथ में मौजूद तलवार से 5 मीटर लंबी तलवार की रोशनी निकली, लेकिन तलवार की रोशनी बाहर नहीं उड़ी। इसके बजाय ये तलवार के शरीर से एक हल्के कोड़े की तरह चिपका हुआ था। अयान अचानक झुका और चकमा दे दिया। हल्के कोड़े से उसकी पीठ के ऊपर तीखी कोड़े जैसी ध्वनि निकली। इसके तुरंत बाद उस आदमी ने अपनी तलवार लहराई और हल्का कोड़ा घनी छाया में बदल गया, जो अयान के चारों ओर लिपट गया। लहरों पर सवार भटकता ड्रैगन। अयान ने अचानक अपना सिर नीचे झुका लिया और तेज हवा का झोंका आया। उन्होंने घने प्रकाश और छाया में आगे पीछे जाने के लिए एक अकल्पनीय गति तकनीक का उपयोग किया और तलवार दाव के विशेषज्ञ को धमकाने के लिए अपने शरीर को हिलाया। विशाल तलवार ने पीछे की ओर वार किया, जिससे तीसरे तलवार दाव विशेषज्ञ को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसी समय चाबुक चलाने वाले योद्धा की छाती पर उसके बाएं हाथ की हथेली अंकित हो गई। इस हथेली के नीचे हथेली के चारों ओर बिजली की एक घनी परत लिपटी हुई थी। पेंग। चाबुक चलाने वाले विशेषज्ञ को खून की उल्टी हुई और वह पीछे की ओर उड़ गया। इस हथेली के प्रहार में गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति समाहित थी, जो अत्यंत शक्तिशाली थी, जिसने विशेषज्ञ को सीधे बेहोश कर दिया। हुश हुश। 3 युआन क्यूई तीरों के उड़ते ही 3 हवा भेदी ध्वनियां गूंज उठीं। अयान को पहले ही उसके तीरों की विशेषता पता चल गई थी। इस बार उसने न तो चकमा दिया, न ही आगे बढ़कर लड़ाई की। इसके बजाय उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और तीनों तीरों को अपने हाथ में दबा लिया। दक्षिणी पर्वत हिमकमल। पहले तलवार दाव विशेषज्ञ के सिर के ऊपर 3 मीटर व्यास का एक विशाल हिमकमल दिखाई दिया। हिमकमल सीधा नीचे उतरा और उसके शरीर को छेद दिया। उसकी कमर की ऊंचाई पर हिमकमल अचानक ढह गया। हजारों छोटी तलवारें तूफान की तरह अयान की ओर उड़ीं। इस बार छोटी तलवारें बहुत अधिक थीं, पहली बार की तुलना में 10 गुना अधिक। कवर किया गया क्षेत्र भी 3 गुना हो गया था। अयान इतने भीषण हमले से बच नहीं सकता था, जब तक कि वह पीछे की ओर भागने के लिए तेज कदम न उठा ले। इस तरह वह अपने और महिला के बीच की दूरी बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा। अयान ने बस क्यूई को बिजली में परिष्कृत किया। बिजली ने उसके हाथों को चारों ओर लपेट लिया, 3 युआन क्यूई तीरों को कुचल दिया और फिर अपने हाथों से मुहरें बना लीं। जिस गति से उसने मुहर बनाई वह पहले से ही भयावह थी। उसके दोनों हाथ 2 छायाओं में बदल गए और तीव्र गति से एक दूसरे से टकराए। इसके तुरंत बाद उसने युआन क्यूई का एक और हाथ की मुहर की ओर थूक दिया। युआन क्यूई हथेली के निशान से होकर गुजरी और तुरंत बिजली के एक विशाल गोले में परिवर्तित हो गई। जब अयान अभी भी जियानेटियन क्षेत्र में था, तो जब वह अपने मुंह से बाहर निकलने वाला था, तो उसने जो बिजली छोड़ी थी उसका आकार केवल एक सेब के बराबर था। कुछ देर चलने के बाद वह तरबूज को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी हंसी और भी बड़ी हो गई। लेकिन अब जब वह मूल वापसी के तीसरे स्तर पर था, तो क्यूई को बिजली में परिष्कृत करने की शक्ति अनगिनत गुना बढ़ गई थी। बिजली का ये गोला उसके मुंह से लगभग 3 मीटर व्यास का था। उड़ने के बाद ये तेजी से 6 मीटर के व्यास तक फैल गया। बिजली का गोला जो आगे की ओर लुढ़का, उसने हजारों छोटी तलवारों के बीच से रास्ता बना दिया। यद्यपि वे छोटी तलवारें बहुत शक्तिशाली प्रतीत होती थीं, किंतु वास्तव में वे हजारों टुकड़ों में विभाजित थीं और उनकी शक्ति गौतम के समान ही थी। यह क्या है? तलवार दाव विशेषज्ञ की पुतलियां सिकुड़ गईं, और इससे पहले कि वह अंतिम शब्द मो कह पाता, वह 12 मीटर लंबी बिजली की एक विशाल बोल्ट से घिर गया।
अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। महिला ने जल्दी से धनुष की डोरी खींच ली। अयान ने महिला की ओर इशारा किया और जल्दी से अपने दोनों हाथों से मुहर बना ली। तभी उसकी बाईं उंगलियां नीचे सरक गईं। पा! एक बिजली का झटका महिला पर गिरा। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया और वह जमीन पर गिर गई। अयान निष्क्रिय नहीं था। जब उसने बिजली का बोल्ट छोड़ा तो वह पहले ही उसका पीछा कर चुका था। उसने अपना घुटना पटक कर तलवार दाव विशेषज्ञ के पेट पर दबा दिया, जो हाउ लाइटनिंग द्वारा गतिरोध में फंस गया था। विशेषज्ञ ने घृणा से सिर झुका लिया और तलवार की मूठ से उसकी गर्दन के पीछे का भाग कुचल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अयान ने पलटकर देखा कि वहां अभी भी अंतिम तलवार दाव मार्शल कलाकार मौजूद था। मार्शल आर्टिस्ट ने जल्दी से कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मैं हार स्वीकार करता हूं। मैं आपका विरोधी नहीं हूं। ये सचमुच बहुत डरावना है। इस समय 10वीं चोटी के रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, 10वीं चोटी पुनरुत्थान प्रतियोगिता के विजेता अयान टीम। न कोई तालियां, न कोई जयकार। दर्शक अचंभित और स्तब्ध रह गए। अयान ने एक पाठ्यपुस्तक जैसी युद्ध शैली का प्रयोग किया, जिसमें सभी को बताया गया कि कम से अधिक लड़ते समय क्या करना चाहिए। इस युद्ध में कोई भी जबरदस्त युद्ध कौशल नहीं था। हालांकि तथाकथित शौकिया लोग जीवंत और अनुभवी थे। शौकिया लोग केवल बड़े दृश्य देखना पसंद करते थे, लेकिन सभी दर्शक मार्शल कलाकार थे। केवल वे ही समझ पाए कि अयान ने हर हमले और हर जवाबी हमले का कितना अच्छा इस्तेमाल किया था। इसमें कोई भी त्रुटि या खामी नहीं थी। उत्तम। यदि अयान ने सभी दुश्मनों को सीधे तौर पर गिराने के लिए धरती को हिला देने वाले और भयानक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, तो हर कोई अयान की ताकत से हैरान रह जाएगा। हालांकि यह अयान की शानदार लड़ाई शैली ही थी जो एक मार्शल कलाकार के युद्ध कौशल पर विचार करने का सबसे महत्वपूर्ण समय था। कुछ देर की शांति के बाद दर्शकों ने गर्मजोशी से तालियां बजाईं। ये वह मैच है जिसे मैं देखना चाहता हूं, किसी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। अरे! किसी ने चिंता में चिल्लाकर कहा, अयान के स्तर तक पहुंचने से पहले मुझे कितने वर्षों का युद्ध अनुभव प्राप्त करना होगा। अन्य संप्रदायों ने पहले ही अखाड़े में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, और दर्शक दीर्घा में बैठे विशेषज्ञ सभी भारी मन से दुखी थे। एक श्यामतारा संप्रदाय विशेषज्ञ ने चुपचाप सिर हिला दिया। ऐसा लगता है कि अयान में सिर्फ डरावनी प्रतिभा ही नहीं है। इस लड़ाई ने हमें उसकी असली ताकत समझने का मौका दिया है। वह तो मार्शल आर्ट के लिए ही पैदा हुआ था। वह तो मार्शल आर्ट के लिए ही पैदा हुआ था। ये वाक्य श्रुति के कानों में पड़ा। ये वाक्य उसके लिए कितना परिचित था। एक बार की बात है, इस प्रकार का मूल्यांकन एक अन्य व्यक्ति पर किया गया था जो इसी प्रकार गौरवशाली था, लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी निशान के पहले ही गायब हो चुका था। श्रुति ने अयान की ओर देखा, जिसका युद्ध के मैदान में असंख्य लोग तालियां बजा रहे थे, और उसकी आंखें अचानक हिल गईं। एक पल के लिए श्रुति की आंखों में रुद्र और अयान की परछाइयां एक दूसरे से मिल गईं। अयान की 10वीं चोटी की लड़ाई समाप्त होने के बाद अन्य 9 चोटियों ने भी पुनरुत्थान की दौड़ पूरी कर ली। 10 क्षेत्रों से कुल 10 टीमों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया, तथा उन्हें तीसरे चरण एकल खिलाड़ी अखाड़ा प्रतियोगिता में आगे बढ़ाया गया। आज एल्डर रविराम के समापन भाषण के बाद दर्शकों की उत्साहपूर्ण तालियों के बीच एलिमिनेशन मैच आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। अखाड़े में प्रतियोगिता एक दिन में आयोजित की जाएगी और 200 प्रतिभागियों को एक दिन आराम दिया जाएगा। ये रात थी। जो लोग अयान को जानते थे और जो नहीं जानते थे, उनमें से कई लोग उसे बधाई देने के लिए दौड़े। सभी ने देखा कि कैसे अयान कदम दर कदम जीवित रहने में कामयाब रहा। शुरुआती ऑडिशन से लेकर ग्रुप एलिमिनेशन तक अयान के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन वह बच गया। आशीष और जेम्स विशेष रूप से खुश थे क्योंकि अयान उनके गृहनगर से था और बजरद्रा प्रांत से आया था। भोज समाप्त होने के बाद अयान सूर्य महल में वापस आ गया। वह शांति से बिस्तर पर लेट गया और चुपचाप महल के गुंबद को देखने लगा। अखाड़े में मुकाबला शुरू होने वाला था और अगली लड़ाई कठिन होने वाली थी। उस समय 12 संप्रदायों के शीर्ष विशेषज्ञ एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उस समय सभी को कोई आरक्षण नहीं होगा। गुरुजी, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये साबित कर दूंगा कि मेरे सूर्य शिखर के लोग सबसे मजबूत हैं। अयान ने जम्हाई ली और धीरे धीरे सो गया। अज्ञात समय तक सोने के बाद उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ। यहाँ तक कि जब मार्शल कलाकार सो रहे होते थे, तब भी वे बहुत सतर्क रहते थे, तथा बाहरी दुनिया के बारे में उनकी समझ सामान्य लोगों से कहीं बेहतर होती थी। हत्या के इरादे के प्रति अयान की सतर्कता उसी क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से कहीं अधिक थी। अयान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके पास सोचने का भी समय नहीं था। उसने तुरंत उस विशालकाय कृपाण को पकड़ लिया और उसे अपने सामने क्षैतिज रूप से रख दिया। उसने दरवाजे की दिशा से आती हुई हत्या की लहर को महसूस किया, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सका, न ही उसे हवा में छेद होने की हल्की सी भी आवाज सुनाई दी। लेकिन तभी विशालकाय कृपाण के बाहर से एक भयानक प्रभाव बल आया। डिंग! ब्लेड के बाहर से एक तीखी आवाज आई।
इसके बाद अयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर किसी पहाड़ की ताकत आ पड़ी हो। वह बिस्तर पर लेट गया और जल्दी से पीछे हट गया। लकड़ी का बिस्तर तेजी से पीछे की ओर खिसक गया। पेन की आवाज उसके पीछे की दीवार से टकराए और लकड़ी का बिस्तर टुकड़े टुकड़े हो गया। जहां तक अयान का सवाल है, वह दीवार के सहारे पूरी तरह से टिका हुआ था और 3 मीटर व्यास वाले गड्ढे के सहारे टिका हुआ था। पीछे मुड़कर उसने देखा कि गड्ढा एक दरार के आकार का था और उसमें अनगिनत दरारें थीं। अयान का दाहिना हाथ, जो विशाल कृपाण को पकड़े हुए था, थोड़ा कांपने लगा। उसने अपना सिर नीचे किया और फिर से देखा। जिस चीज ने अभी अभी विशालकाय कृपाण पर प्रहार किया था, वह पहले ही जमीन पर आ गिरी थी। ये वास्तव में पतले बालों वाली एक काली सुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अयान ने विशाल कृपाण पकड़ ली और दरवाजे की दिशा में उसका पीछा किया। जब वह कमरे से बाहर निकला और गलियारे में पहुंचा, तो गलियारे के निकास द्वार से एक काली छाया गायब हो गई, जो सूर्य महल का निकास द्वार था। फ्लैश शैडो स्टेप्स। अयान का शरीर एक मूर्ति में बदल गया और तुरंत सूर्य महल से बाहर निकल गया। उस छाया की गति भी आश्चर्यजनक थी। वह दूर शिखर के पर्वतीय जंगल में हल्के से तैर रहा था और फिर गायब हो गया। अयान हैरान रह गया। ये सूर्य महल से कम 7 से 8 मील दूर था। कितनी तेज गति है। अयान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बिजली जैसी दृष्टि का प्रयोग किया और दूर तक देखा। हवा में युआन क्यूई उतार चढ़ाव की एक लंबी लेकिन बहुत पतली खरोंच थी। पेंग। युआन क्यू ने गौतम पर हमला किया और अयान ने उसका पीछा करना जारी रखा। हालांकि जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां दूर स्थित शिखर की काली छाया गायब हो गई थी, तो छाया गायब हो गई। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि हवा में शेष युआन क्यूई उतार चढ़ाव गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उस पर घात लगाने वाला व्यक्ति अचानक दुनिया से गायब हो गया हो। अयान का दिल भारी हो गया। क्या हो रहा था? सूर्य चंद्र संप्रदाय पर कड़ी सुरक्षा थी और बाहरी लोगों का आसानी से अंदर घुसना असंभव था। यद्यपि 12 संयुक्त परीक्षाओं के दौरान हजारों बाहरी संप्रदाय के शिष्य सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी सूर्य चंद्र संप्रदाय ने अपनी सतर्कता में कोई ढील नहीं दी। क्या ऐसा हो सकता है? अयान के दिमाग में एक विचार कौंधा। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने उस पर घात लगाई थी वे हमेशा सूर्य चंद्र संप्रदाय में छिपे रहे थे, या एक दर्शक के रूप में, या सीधे एक प्रतियोगी के रूप में? अजय, कबीर, असंभव। अयान ने तुरंत अपनी अटकलें पलट दी। यद्यपि अजय शक्तिशाली था, फिर भी वह उस व्यक्ति से बहुत कमजोर था जिसने आज रात उस पर हमला किया था। वह तो उसी स्तर पर भी नहीं था। हालांकि चूंकि वह अपनी विशाल कृपाण से उस व्यक्ति की काली सुई को रोकने में सक्षम था, इसका मतलब था कि उस व्यक्ति का क्षेत्र हास्यास्पद रूप से ऊंचा नहीं होगा। अधिक से अधिक यह उसके समान ही था, तथा ऊपरी और निचले क्षेत्रों के बीच का अंतर 2 छोटे क्षेत्रों से अधिक नहीं था। हालांकि ये सबसे भयानक हिस्सा था। क्या उसी क्षेत्र के मार्शल कलाकारों में कोई ऐसा शक्तिशाली विशेषज्ञ था? अयान ने अपने हाथ में काली सुई को देखा और वह अचंभित हो गया। वह बाल जैसी काली सुई कैसी थी? ये तो बस एक बाल का टुकड़ा था। अयान का दिल भारी और भारी होता गया। यह युआन क्यू इतना शक्तिशाली क्यों था कि वह अपने एक बाल से उसकी तलवार को छेद कर उसे इस हद तक गिरा सके? अभी यह 12 संयुक्त परीक्षाएं थीं और किसी ने गुप्त रूप से सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश किया था, विशेष रूप से उसे लक्ष्य करके। इसके अलावा 3 विशेषज्ञ थे जिन्होंने श्रुति को अयान से छीनने की कोशिश की। अचानक अयान के कानों में एक महिला की आवाज सुनाई दी। अयान ने पलटकर वार किया। अया, तुमने पिछली बार मुझे डांटा था। क्या इस बार तुम मुझे मार डालोगे? उस आदमी ने अपनी उंगली बढ़ाकर तलवार पर दबा दी, जिससे अयान की तलवार का हिलना डुलना असंभव हो गया। लेकिन करीब से देखने पर अयानदाकी ने कहा, क्या यह आप हैं? अभी अभी मुझ पर हमला करने वाला व्यक्ति भी आप ही थे। जो आया वह स्वर्गीय शैतान धर्म की राक्षसी महिला थी। सपना रितिका ने कहा, मैं आपको मारने के लिए कैसे तैयार हो सकती हूँ? तुम्हें सही मायने में प्यार करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? क्या तुमने सचमुच सूर्य चंद्र संप्रदाय की बाहरी परिधि में घुसने का साहस किया? तुम अभी तक नहीं गए? अयान ने आश्चर्य से पूछा। सनपीक सबसे दूरस्थ पर्वत शिखर था। अभी अभी अयान ने छिपकर हमला करने वाले का पीछा किया था और वह सूर्य चंद्र संप्रदाय की सीमाओं से बाहर निकल चुका था। रितिका ने हंसते हुए कहा, मैंने नहीं छोड़ा। मैं यहाँ इसलिए रह रहा हूँ ताकि मैं आपकी पसंद का व्यक्ति बन सकूं। क्या समय हो रहा है? तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। जल्दी से चले जाओ। अयान चिल्लाया। तुम्हें मेरी परवाह है? मैं जानता था। रितिका उत्साह से मुस्कुराई। फिर उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और वह बोली, मास्टर जी ने मुझे वापस बुलाया है। मुझे अब जाना होगा, लेकिन इस बार मैं सिर्फ अलविदा कहने नहीं, बल्कि आपसे मिलने आया हूँ। बोलते समय रितिका ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं कुछ समय से वनराजी शहर में रह रही हूँ और मुझे कुछ बहुत ही अजीब चीजें और अजीब लोग मिले हैं। आपका क्या मतलब है? अयान का दिल धड़क उठा।
ऋतिक ने कहा, हो सकता है कि कोई सूर्य चंद्र संप्रदाय से निपटना चाहता हो, या वे 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा के लिए आ सकते हैं। वे लोग गुप्तचर हैं और उनमें से प्रत्येक विशेषज्ञ के बीच एक विशेषज्ञ है। मैं कुछ समय से गुप्त रूप से उन पर नजर रख रहा हूं और उनमें से कुछ के साथ मेरी लड़ाई भी हुई है। हालांकि वे लोग बहुत मजबूत हैं। मेरे द्वारा गंभीर रूप से घायल किए जाने के बाद वे भागने में सफल रहे। जैसा कि अपेक्षित था, अयान को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। लेकिन क्या आप स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से नहीं हैं? आपने अचानक सूर्य चंद्र संप्रदाय की मदद क्यों की? अयान ने पूछा। मैंने कहा, मैं ऐसी महिला बनना चाहती हूं जो आपको पसंद हो। ऋतिका ने जल्दी से अयान का चेहरा पोंछा और कहा, अपना ख्याल रखना। मुझे जल्दी वापस जाना है। यह एक नक्शा है। जब मैं इन दिनों उन्हें खोज रहा था तो मुझे उनके कुछ एकत्रीकरण स्थल मिले। शायद मैंने उन्हें पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं चिन्हित किया। ये उनमें से कुछ ही हैं। यदि आप चिंतित हैं तो अपने मालिक से मिलें और उनसे जांच में मदद मांगें। हालांकि आपको लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम मर गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी। ऋतिका ने अयान को फिर से छुआ और खिलखिलाकर उड़ गई। अयान ने एक पल के लिए उसे रोक लिया और असहाय होकर बोला, ये चुड़ैल पूरे दिन बकवास करती रही है। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने गौतम को पुस्तक दे दी। ये वनराजी शहर का नक्शा था जिसे कहीं से भी खरीदा जा सकता था, लेकिन इसमें 4 स्थानों को लाल स्याही से चिन्हित किया गया था। ये चारों स्थान वनराजी शहर के बाहरी इलाके में स्थित थे। सूर्य महल लौटने के बाद अयान ने इस मामले के बारे में बार बार सोचा। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उसका बुरा पूर्वाभास उतना ही प्रबल होता जाता। उसने अपने हाथ में पकड़े बालों की लट को देखा। उसका हृदय बहुत भारी था। भोर होने पर उसने बाहर जाकर देखने का निर्णय लिया। यदि वह ऋतिका द्वारा दिए गए नक्शे का अनुसरण करे तो शायद उसे कुछ सुराग मिल जाए। अयान बहुत विचारशील था। ऋतिका ने एक बार कहा था कि वह अयान की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने अयान से आईवी को ढूंढने और साथ मिलकर इस मामले की जांच करने को कहा। लेकिन इस बारे में सोचने के बाद अयान फिर भी पहले जांच करने के लिए तैयार था। क्या होगा यदि यह स्वर्गीय शैतानी धर्म द्वारा बिछाया गया जाल था? शायद स्वर्गीय दानव संप्रदाय का असली लक्ष्य मास्टर आईवी था, और अगर उसने मूर्खतापूर्वक मास्टर को किसी अन्य व्यक्ति के घात में खींच लिया, तो क्या वह एक अत्यंत जघन्य अपराध का दोषी नहीं होगा? मुद्दे की बात यह थी कि अब तक उसे यह पता नहीं था कि दुश्मन कौन है। क्या यह स्वर्गीय शैतानी धर्म था, या कोई और? ऋतिका कितना विश्वास कर सकती है? या शायद उसने खुद से झूठ नहीं बोला, बल्कि उसके मालिक ने उससे झूठ बोला। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए यात्रा न करना कठिन है। अयान उठ बैठा और आज के आराम का फायदा उठाकर दुश्मन की पृष्ठभूमि की जांच करने लगा। जब वह सूर्य चंद्र संप्रदाय के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। अलीशा सूर्य चंद्र संप्रदाय के द्वार के बाहर खड़ी थी और कुछ सुंदर और ईमानदार पुरुषों के साथ जमकर बहस कर रही थी। वे पुरुष 20 से 25 या 16 वर्ष की आयु के लग रहे थे और वे सभी अत्यंत डरावने थे। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहले से ही स्वर्गीय मूल क्षेत्र में था, जो लगभग 8वें से 9वें स्वर्गीय मूल क्षेत्र के बीच था। अयान अभी भी ये पता लगाने में असमर्थ था कि उनकी संख्या कितनी थी। मर जा तेरा ये दिल। मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं मानूंगा। अलीशा का मूड बहुत अस्थिर था। वह उन पुरुषों पर गुस्से से चिल्लाई। जब अयान ने ये दृश्य देखा तो वह तुरंत आगे बढ़ा। अयान, अलीशा और अन्य लोगों ने तुरंत अयान को खोज लिया। अलीशा के पास खड़े होकर अयान ने उन ताकतवर लोगों को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, अलीशा, क्या कोई परेशानी है? उन लोगों ने अयान को बड़ी दिलचस्पी से देखा। उनमें से एक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओह, क्या ये सूर्य चंद्र संप्रदाय का अयान नहीं है? तुम हर जगह क्यों हो? क्या आप अब भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? अयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह पहले ही भंडारण रिंग को छू चुका था और किसी भी समय विशाल कृपाण को बाहर निकालने के लिए तैयार था। अलीशा ने अयान की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा और कहा, अयान, तुमने गलत समझा। ये सभी मेरे भाई हैं। जब अयान ने ये सुना तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बांध लीं और बोला, तो ये कुछ भाई थे? अयान बिना कारण पूछे ही लापरवाह हो गया। मुझे आशा है कि आप भाई नाराज नहीं होंगे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने अयान की ओर बार बार सिर हिलाया। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। युवक, तुम ये कर सकते हो। यद्यपि आप जानते हैं कि आपका क्षेत्र हमारे क्षेत्र से निम्न है, फिर भी आप अलीशा के लिए खड़े होने को तैयार हैं। बुरा नहीं है, तुम एक दोस्त हो। अलीशा ने कोई दोस्त यूं ही नहीं बनाया। अलीशा ने कहा, धन्यवाद अयान। अयान ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, चूंकि आप सभी एक परिवार हैं, इसलिए मैं यहाँ आंख मूंद कर हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अलीशा, मैं तुम्हें कल मैदान में देखूंगा। इतना कहकर अयान तुरंत पलटा और चला गया। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि अभी भी सुबह थी, उन्होंने वनराजी शहर के चारों ओर नजर दौड़ाई ताकि पता चल सके कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं दिख रहा है। हालांकि वनराजी शहर बहुत बड़ा था।
भले ही वह रात्रि कण तेंदुए पर सवार होकर शहर में बेतहाशा दौड़ता रहे, तो भी उसके पास वनराजी शहर के हर कोने का चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। उसने नक्शा निकाला और रितिका द्वारा चिन्हित 4 लाल क्षेत्रों को देखा। उसने मन ही मन सोचा कि उसके पास तो केवल ये 4 सुराग ही हैं। मुझे नहीं पता कि वे रहस्यमय लोग दोबारा उन 4 क्षेत्रों में जाएंगे या नहीं, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है। मैं तो केवल साहस करके पहले प्रयास ही कर सकता हूँ। मैं सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं सोच सकता। ये सोचते हुए उसने एक निर्जन स्थान ढूंढा और आकाश में उड़ने के लिए अपने युआन क्यूई पंख फैलाए। पहला लक्ष्य क्षेत्र वनराजी शहर के पूर्व में स्थित था। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह उपनगरों में एक साधारण वन क्षेत्र था। रितिका द्वारा चिन्हित स्थान वास्तव में इसी वन में एक खुला स्थान था। ये स्थान सन मून पर्वत श्रृंखला के किनारे स्थित था। यही वह जगह है। अयान खाली जगह तक गया और चारों ओर देखने लगा। इसके बाद उन्होंने अपनी तेज दृष्टि का उपयोग करते हुए उस क्षेत्र की सावधानीपूर्वक खोज की। दुर्भाग्यवश कोई निशान नहीं मिल सका। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके बीच का अंतराल बहुत लंबा था और हवा में कोई अवशिष्ट युआन क्यूई उतार चढ़ाव नहीं था। वह खुले मैदान के बीच में गया और झुककर अपने हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा ढेर लिया, जिसमें थोड़ी सी राख भी मिली हुई थी। ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले ही यहाँ अलाव जलाया गया था। लेकिन अयान ने भौहें सिकोड़ लीं। रितिका द्वारा कुल 4 क्षेत्र चिन्हित किए गए थे और उसके पास केवल एक व्यक्ति था। वह एक ही समय में इन 4 स्थानों पर निगरानी कैसे रख सकता था? इसके अलावा उन्हें अभी भी प्रतिस्पर्धा करनी थी, इसलिए वे यहाँ रुककर नहीं जा सकते थे। महेंद्र, जैक और अन्य लोगों को उसकी मदद करने देना कैसा रहेगा? नहीं, उन रहस्यमय लोगों ने कल रात एक बार पहले ही उस पर घात लगाकर हमला किया था। शायद वे जैक और उसके समूह को भी निशाना बनाएंगे, ताकि वे उन सभी को एक साथ पकड़ न सकें। ये सोचते हुए अयान ने अवचेतन रूप से अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ और 5 ईगल आंखें निकाल लीं। ये 5 चील जैसी आंखें 100 जानवरों के शहर में उपहास करने वाले नकाबपोश आदमी से जब्त की गई थीं। इसके अलावा वे 5 गिने चुने ईगल आंखें थीं, जिनका एक बार भी उपयोग नहीं किया गया था। वह नहीं जानता था कि ईगल्स आई में कोई और रहस्य छिपा है या नहीं। यदि वह जोखिम उठाता और वीरगढ़ के बड़े लोगों को उसका पता चल जाता, तो वह उसके पीछे आने पर अपनी पहचान उजागर कर देता। दूसरी ओर, यदि वीरगढ़ की महान विभूतियां भी आ जाएं तो भी वे नहीं डरेंगे। यहाँ उन रहस्यमय लोगों की गतिविधियों के संकेत मिले थे। वीरगढ़ की महान विभूतियों को उन रहस्यमय लोगों पर संदेह हुआ, लेकिन वे स्वयं पर संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि वे सूर्य चंद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठित अनुयायी थे। ये सोचकर अयान ने अपने नंगे हाथों से जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें एक बाज की आंख गाड़ दी। वह बहुत सतर्क था। उन्होंने गड्ढा खोदने की छोटी छोटी बातों पर भी विचार किया था। उसने गड्ढा खोदने के लिए सीधे अपने हाथों का इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि वह अपनी युआन क्यूई से गड्ढे को विस्फोट करने की अधिक आरामदायक विधि का उपयोग करे। इसका उद्देश्य युआन क्यूई में कोई उतार चढ़ाव न छोड़ना तथा ईगल आई को उजागर करना था। इसके बाद उन्होंने अन्य 3 चिन्हित स्थानों पर भी इसी प्रकार एक एक बाज की आंख गाड़ दी। 5 में से 4 बाज की आंखों को दफना दिया गया और एक को अयान ने रख लिया। जब कोई व्यक्ति चारों क्षेत्रों में से किसी में भी बोलता तो वह गरुड़ की आंखों के माध्यम से अयान तक पहुंच जाता। ये जाने बिना कि यह कितना संभव था, अयान ने एक पल के लिए सोचा और केवल सूर्य चंद्र संप्रदाय में वापस लौटकर चुपचाप प्रतीक्षा करने के लिए ही जा सका। जब तक उसने अपना काम खत्म किया, दोपहर हो चुकी थी। अयान संप्रदाय के मुख्य द्वार पर लौटा और उसने देखा कि अलीशा वहां खड़ी थी, लेकिन उसके भाई वहां नहीं थे। तुम अभी तक नहीं गए? अयान की ने कहा। अलीशा ने अजीब भाव से कहा, मैं किसी का इंतजार करो। अलीशा से मिलने के बाद अयान ने उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा भाव देखा था। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। अलीशा के बोलते ही उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे बताओ, जब तक मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजर जाऊंगा। अयान ने बिना पूछे ही सहमति दे दी। इस दौरान अलीशा और अन्य लोगों ने अयान की अच्छी देखभाल की थी। चाहे उन्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, वे अयान के साथ खड़े रहने को तैयार थे। दरअसल अयान अपने दिल में पहले से ही अलीशा, जैक और अन्य लोगों को अपना जीवन मरण का भाई मान चुका था। वे लोग मैच से बाहर होने के खतरे की परवाह किए बिना अपने हित के लिए अजय से बदला लेने को तैयार थे। वे उनके लिए और क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन जब अलीशा ने अनुरोध किया तो अयान ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं नहीं, मैं निश्चित रूप से इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? अलीशा ने उत्सुकता से कहा। अयान, मैं तुम्हारा क्या करूं? अच्छा तो अच्छा है। अयान ने अपना सिर खुजाते हुए सोचा, लेकिन तुम मुझे अपना प्रेमी होने का नाटक करने की इजाजत कैसे दे सकती हो? ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो अब से आप और मैं एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से आभारी रहेंगे। अलीशा ने आंखें फैलाकर गुस्से से कहा। अयान ने जल्दी से कहा, औरत, तुम हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहती हो? ऐसा नहीं है कि मैं मदद करने से इनकार करता हूं, लेकिन मैं
इसके अलावा मेरी पहचान पर्याप्त नहीं है। तुम महेंद्र, हर्ष और जैक की तलाश क्यों नहीं करते? पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में वे ही आपसे सबसे बेहतर मेल खाते हैं। अलीशा ने गुस्से से कहा, अगर मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ तो मैं तुम्हें क्यों ढूंढना चाहूंगी? वे ऐसे दोस्त थे जो बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरे साथ खेलते रहे। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता इस पर विश्वास करेंगे? आपने इसे दिन में देखा था। मेरे भाई सबसे पहले मुझे सूचित करने आए। आज रात मेरे पिता वनराजी नगर पहुंचेंगे। वह मुझे दूसरे प्रांत के एक कुलीन परिवार के एक युवा स्वामी से ब्याह देना चाहता है। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं केवल मृत्यु की ही आशा कर सकता हूँ। मैं ऐसे आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अयान हिचकिचाया। अपने पिछले जन्म में वह अनाथ था, इसलिए इस जीवन में वह सगे संबंधियों को स्वर्ग से भी अधिक महत्व देता था। वह अलीशा को उसके जैविक पिता से झूठ बोलने में मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अलीशा ने दुखी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से मजबूत रही हूँ। मुझे हर काम दूसरों से बेहतर करना है, यहाँ तक कि उन लोगों से भी अधिक शक्तिशाली बनना है। मैं बस अपने पिता को यह साबित करना चाहता हूँ कि मैं किसी से भी बदतर नहीं हूँ। क्या आप जानते हैं कि इसके लिए मैंने कितना दर्द सहा है और कितनी थकान झेली है? इस वाक्य ने अयान की कमजोरी को छू लिया। जी हाँ, अगर कोई लड़का मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करना चाहे तो उसे कितनी पीड़ा और कष्ट सहना पड़ेगा। लड़की का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, ये भी नहीं कि इस लड़की ने दूसरों से बेहतर प्रदर्शन किया। छोटे कुलों के बच्चों के अपने अपने कष्ट थे और बड़े कुलों के भी अपने अपने दुख थे। बड़े कुलीन परिवारों के लिए कुलीन परिवारों के बच्चे अक्सर व्यापारिक दुनिया में मोल तोल का साधन मात्र होते थे। नागकुल वंश अमरावती प्रांत में एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन उनके लिए इस तरह की ताकत को अन्य प्रांतों में फैलाना बेहद मुश्किल था, और अलीशा इस तरह के वाणिज्यिक विवाह के लिए एक सौदेबाजी की चिप बन गई थी। उसने स्वयं को और अधिक उत्कृष्ट बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपनी उत्कृष्टता से उसे अपने पिता का तिरस्कार नहीं, बल्कि अपना उपयोग मूल्य मिला। अब जाकर अयान को अलीशा के बारे में सही जानकारी मिली। तभी उसे पता चला कि किन परिस्थितियों में उसका ऐसा चरित्र विकसित हुआ था कि वह हमेशा से ही विशेषज्ञ बनना चाहती थी। सच कहूं तो इस समय अयान को उससे बहुत प्यार हो गया था। जब अलीशा बोल रही थी, जैक और अन्य 4 लोगों को भी यह खबर मिली कि अलीशा के पिता आ रहे हैं और वे दौड़कर वहां पहुंचे। ठीक है, मैं एक बार आपकी मदद करूंगा। अयान निर्दयी था। एक मित्र के रूप में क्या दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाना सबसे कठिन समय नहीं था? अयान, अच्छा लड़का। जैक ने अयान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, हमने तुम्हें गलत नहीं समझा है। आप हमारे भरोसे के पात्र हैं। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि नागकुल वंश के स्वामी का स्वभाव अली से बहुत मिलता जुलता है। आपको पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हर्ष ने सिर नीचा करके कहा, शायद नागकुल का कुलगुरु नाराज हो जाएगा और अयान से छुटकारा पाना चाहेगा। आद्या मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं। क्या हम अभी भी 4 नहीं हैं? हम निश्चित रूप से अयान की अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। यद्यपि नागकुल कबीले का कुलगुरु बहुत शक्तिशाली है, फिर भी उसे अयान को मारने के लिए हम चारों को नाराज नहीं करना चाहिए। ये सुनकर अयान बार बार रो रहा था और हंस रहा था, लेकिन चूंकि वह पहले ही सहमत हो चुका था, इसलिए वह अस्थायी रूप से वापस नहीं आ सकता था। अयान, धन्यवाद। अलीशा ने अयान को गंभीरता से देखा और कहा, मैं इस दयालुता को अपने दिल में याद रखूंगी। अयान ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। आप सभी मेरे साथ भाई जैसा व्यवहार करते हैं और मैं भी आप सभी के साथ भाई जैसा व्यवहार करता हूँ। दयालुता या किसी अन्य विषय पर कुछ मत कहो। हाँ, तो ठीक है। जैक ने अयान के कंधे को गले लगाया और कहा, चूंकि तुम रात में अमरावती प्रांत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों से मिलने जा रहे हो, तुम्हारे भावी ससुर जिनसे तुम पहले कभी नहीं मिले हो, हमें तुम्हें ठीक से तैयार करना होगा। भावी ससुर शब्द सुनकर अयान और अलीशा शर्मा गए। बाद में अयान के मना करने के बावजूद कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती वनराजी नगर के मध्य में खींच लिया। ये केंद्रीय क्षेत्र भौगोलिक स्थिति का केंद्र नहीं था, बल्कि वनराजी शहर का सबसे समृद्ध पूर्वी जिला धनी क्षेत्र था। पूर्वी क्षेत्र का दृश्य अन्य जिलों से बहुत अलग था। अब यहाँ से गुजरने वाले बहुत कम लोग थे। चौड़ी सड़क के दोनों ओर आलीशान गाड़ियां खड़ी थीं। उनमें से हर एक की कीमत आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ भी बर्फ की खुशबू वाले पेड़ थे, जिन्हें विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्रों से खरीदा गया था। इन पेड़ों की पत्तियां बर्फ की तरह सफेद थीं और उनसे हल्की मीठी गंध आती थी। जब पत्तियां गिरती तो वे गिरती हुई बर्फ की तरह सुंदर लगती। यहाँ कोई तेज शोर नहीं था। सभी ने अयान को एक कपड़े की दुकान में खींच लिया। पहले तो मैं आपके लिए कपड़ों का एक सेट बनवाने वाला था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उन्हें केवल शेल्फ से ही खरीद सकता हूँ। एक महिला होने के नाते वह अपनी अनोखी नज़र से अयान के लिए कपड़े चुन रही थी। इस कपड़े की दुकान का संदेशवाहक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। उसकी दाढ़ी बहुत सुंदर थी। वह बहुत उचित ढंग से बोलता और व्यवहार करता था, जिससे लोगों के दिलों में सहजता महसूस होती थी, जैसा कि धनी लोगों से अपेक्षा की जाती है।
अयान ने दीवार पर लटके कपड़ों को देखा और उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ सबसे सस्ते कपड़ों की कीमत 10,000 स्वर्ण सिक्कों से भी अधिक थी, जो 10 साल तक काम करने वाले एक साधारण व्यक्ति की कुल आय के बराबर थी। अयान के पास आओ, इन 20 सेट लंबे कपड़ों को पहनकर देखो। आद्या आगे बढ़ी और 10 नौकरानियां उसके पीछे चलीं। प्रत्येक नौकरानी ने आदरपूर्वक अपने हाथों में तय करके रखे हुए लंबे कपड़ों के 2 जोड़े पकड़ रखे थे। बहुत ज्यादा, कोई जरूरत नहीं है, अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बस पहनने के लिए कोई भी एक ढूंढ लो। बिल्कुल नहीं, आद्या ने गंभीरता से कहा, कपड़े व्यक्ति का दूसरा चेहरा हैं। वे कैसे फिट हो सकते हैं? अयान केवल एक एक करके ही प्रयास कर सकता था। वे पांचों समय समय पर सिर हिलाते और भौहें सिकोड़ते, जिससे अयान का दिल कांप उठता। अंत में उन्होंने एक लंबी शर्त चुनी, जिससे सभी लोग सबसे अधिक संतुष्ट हुए। ये लंबा गाउन महंगे जिंगलिंग साटन से सिल दिया गया है। इसका पूरा शरीर स्याही जैसा काला है। कॉलर कफ्स पर गहरे सोने की कंगन पट्टियां कढ़ाई की हुई हैं। लंबी शर्ट, कमर में पीछे की ओर चौड़ा कॉलर, ढीली आस्तीन, चौड़े कंधे। उस कंधे की चौड़ाई निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति नियंत्रित कर सके। केवल मार्शल कलाकार ही सबसे उपयुक्त थे। इसके अलावा अयान का मौजूदा फिगर पहले से ही काफी अच्छा था। इस लंबे गाउन को पहनने के बाद वह और भी अधिक सुंदर और ईमानदार लग रहे थे। सबकी आंखें चमक उठीं, यहाँ तक कि नौकरानियों की आंखें भी प्रसन्नता से चमक उठीं। बुरा नहीं, बुरा नहीं, आद्या ने बार बार प्रशंसा करते हुए कहा, परिपक्वता खोए बिना सुंदर, लेकिन आत्म विकास के लिए भी उपयुक्त। अलीशा ने भी आश्चर्य से अयान को देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अच्छे कपड़े पहनने के बाद तुम इतने ऊर्जावान दिखोगे। अयान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन इसे फटा हुआ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हम उन सभी 20 को ले लेंगे। इन्हें पैक कर लो। अलीशा ने हाथ हिलाया। उन सभी को? अयान ने कहा, क्या एक ही काफी नहीं है? अलीशा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम इसे पूरी ताकत से पहन सकते हो। भविष्य के बारे में क्या? बकवास बंद करो और इससे तुम्हें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो आप कह रहे हैं। अयान ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। आह, ये काम नहीं चलेगा। आद्या ने जल्दी से कहा, तुम दोनों आज रात प्रेमी के रूप में नागकुल कुलगुरु से मिलने जा रहे हो। जल्दी करो और पहले से प्रशिक्षण लो। इतने धर्मी मत दिखा। अली, अयान का हाथ पकड़ो। जल्दी करो, शर्मिंदा मत हो। अलीशा काफी देर तक हिचकिचाती रही और अंत में लाल चेहरे के साथ अयान को पकड़ लिया। जहां तक अयान का प्रश्न है, वह लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा था, अत्यंत कठोर, तथा उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक भाव था। तुमने बाघ को कहां पकड़ रखा है? आद्या ने अयान के कंधे पर थपकी दी। आराम करो, अंतरंग बनो, हाँ, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को अली की ओर झुकाओ। टस्क, क्या आप अधिक गंभीर हो सकते हैं? यह अली के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। मेरे लिए कोई गलती मत करो। पहले तो अयान ही कपड़े चुनते समय शर्मिंदा था, लेकिन अब अलीशा का चेहरा भी लाल हो गया था। अयान को मन ही मन थोड़ी खुशी महसूस हुई। अलीशा को शर्मिंदा होते देखना दुर्लभ था, इसलिए माना जा सकता है कि उसने बदला ले लिया है। उसकी बातें इतनी घुटन भरी होती हैं। अच्छा तो अच्छा है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गलत है। महेंद्र ने अपनी थोड़ी पीठ पर टिकाकर अयान की ओर देखा। ये कहने के बाद सभी ने बार बार अपना सिर हिलाया और कुछ त्रुटि पाई। ठीक है, इसे पहन लो। महेंद्र ने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपनी कलाई से साधारण बौद्ध मोतियों की माला निकाली और उसे अयान की कलाई पर पहना दिया। उन्होंने कहा, यही वह बात है जो मेरे तीसरे चाचा ने मांगी थी जब वे दक्षिण सागर स्थित स्वर्गीय आत्मा मंदिर गए थे। मैं इसे ज्यादा पैसे में नहीं खरीद सकता। जब अयान ने बौद्ध धर्म की माला पहनी तो सभी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। आओ, हम अपना व्यवहार जारी रखें। आद्या ने अयान के कंधे को धक्का दिया और कहा, जब तुम चलते हो तो बहुत सुंदर लगते हो। आप ड्रैगन की तरह चलते हैं और बाघ की तरह चलते हैं। तुम बहुत मर्दाना हो। बस इतना है कि मैं कुछ नियमों और समारोह की भावना को याद कर रहा हूं। थोड़े से अभ्यास से यह एकदम सही हो जाएगा। क्या तुम सचमुच चलने का अभ्यास करना चाहते हो? अयान शिकायत करता रहा। अयान को इस समूह के लोगों ने पूरी दोपहर घसीटा, तब जाकर वह उन्हें संतुष्ट कर पाया। शाम होने पर सभी लोग सूर्य चंद्र संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर लौट आए। नागकुल वंश के पास उन्हें लेने के लिए पहले से ही एक गाड़ी मौजूद थी। आराम करो, स्वाभाविक रहो, कोई समस्या नहीं है। आद्या अयान और अलीशा को गाड़ी में ले गई और चिंतित होकर अयान को निर्देश दिया। गाड़ी चल पड़ी। कार के अंदर उन दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था। अयान को लगा कि वातावरण जम गया है। वह इस अजीब माहौल को तोड़ने के लिए कोई विषय ढूंढना चाहता था। हालांकि उसने पाया कि अलीशा अपना सिर नीचे कर रही थी। अयान की नज़र से वह उसके गाल पर केवल एक हल्का सा गड्ढा ही देख सकती थी। ये गड्ढा सामान्य से कहीं अधिक उथला था। ऐसी केवल 2 ही स्थितियां थीं जिनमें ये डिंपल हो सकता था। एक मुस्कुरा रहा था और दूसरा जोर से अपना निचला होंठ काट रहा था। अयान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया।
जैसे ही उसने अलीशा का चेहरा देखा, उसने अपना सिर घुमा लिया और उसके कंधे हल्के से कांपने लगे। लेकिन अयान ने पहले ही यह स्पष्ट रूप से देख लिया था। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि नागकुल वंश में ये लड़की हर दिन किस तरह के दबाव में रहती होगी। दबाव इतना अधिक था कि उसके लिए अपने जैविक पिता से मिलना बहुत कष्टदायक था। अयान ने जो शब्द कहने वाला था उसे निगल लिया। इसके बजाय उसने एक शानदार मुस्कान बिखेरी और स्वाभाविक रूप से अलीशा के कंधे को गले लगा लिया। उन्होंने इशारे में उससे कहा कि मेरे होते ही आसमान टूट पड़ेगा और मैं उसे उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अलीशा का शरीर अचानक एक क्षण के लिए अकड़ गया और फिर वह शांत हो गई। यहां तक कि उसके कांपते कंधे भी शिथिल हो गए। गाड़ी स्थिर और तेजी से चलती रही और जल्द ही एक बड़े मनोघर में पहुंच गई। ये जागीर सूर्य चंद्र पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर एक हरे पहाड़ की तलहटी में स्थित थी। ये नागकुल वंश की संपत्तियों में से एक थी। चलो चलें, एली यहाँ थे। अयान ने अपना शीर्षक बहुत बदल दिया। अलीशा फुसफुसाकर हम बोली और अयान की मदद से गाड़ी से बाहर कूद गई। आज अलीशा हमेशा से कहीं अधिक आज्ञाकारी थी। यहाँ तक कि अलीशा का बड़ा भाई जो हवेली के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था, ये दृश्य देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर वह राहत से मुस्कुराया। वे तीनों एक साथ जागीर में दाखिल हुए। चूंकि जागीर बहुत बड़ी थी, इसलिए आंगन में कुछ छोटी गाड़ियां खड़ी थीं। अली, अपनी कार खुद ले लो, मैं अयान से बात करूंगा। बड़े भाई अलीशा ने उनका अभिवादन किया। अलीशा की चिंतित निगाहों के सामने उसने अयान का कंधा पकड़ा और गाड़ी में चढ़ गया। मेरा नाम आकाश है, आदमी ने कहा। मैंने एली को बड़ा होते देखा है। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। ये देखा जा सकता है कि अलीशा सबसे अधिक तनाव मुक्त और सहज महसूस करती है जब वह आपके साथ होती है। हाँ, अयान ने सिर हिलाया। आकाश ने अपने हाथ से अयान की कलाई पकड़ी और गंभीरता से बोला, छोटी एली के मजबूत बाहरी रूप और कठोर व्यवहार को मत देखो, लेकिन उसका दिल बहुत नाजुक है। मैं किसी को भी उसे परेशान करने की इजाजत नहीं दूंगी। अगर कोई उसे चोट पहुंचाएगा तो मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। आप समझे कि मेरा आशय क्या है? मैं समझता हूं। अयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। जो कोई भी उसे चोट पहुंचाना चाहता है, पहले मेरी लाश पर कदम रखे। जब अयान ने यह कहा तो वह सचमुच गंभीर था, लेकिन यह बात स्त्री पुरुष के बीच प्रेम के कारण नहीं, बल्कि भाईचारे के कारण कही गई थी। आकाश ने अयान के हाव भाव को ध्यान से देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि अयान ने यह बात अपने दिल की गहराइयों से कही है, तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मुझे राहत मिली कि तुमने यह बात कही। शायद मेरे पिता और मेरे भाई एक दूसरे के लिए जोड़ी बनने में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन मुझे केवल इस बात की परवाह है कि अलीशा खुश है या नहीं। जब तक आप दोनों का ध्यान एक साथ रहने पर है, तब तक इसमें कितनी कठिनाई है। बड़े भाई, मैं आपकी मदद करूंगा, डरो मत। धन्यवाद बड़े भाई, अयान ने गंभीरता से उत्तर दिया। कुछ साधारण बातचीत के माध्यम से आकाश ने अयान पर एक उत्कृष्ट छाप छोड़ी। एक बड़े भाई को ऐसा ही दिखना चाहिए। आकाश उन दोनों को अलीशा के अध्ययन कक्ष में भेज ही रहा था कि उसने कहा, पिताजी अभी अभी आए हैं। वह केवल एक रात रुके और चले गए। शायद वह यहाँ पारिवारिक व्यवसाय से निपट रहा है। वह तुम्हें बाद में बुलाएगा। चिंता मत करो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करो।